जैसे ही मू चियांशी चलकर आए, आन जियू ने भी उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह एक सुंदर और आकर्षक महिला थी, जिसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत और अलौकिक थे। हालांकि वह अभी अभी पहुंचा था, फिर भी वह बता सकता था कि यह युद्ध का मैदान है। किंग किंगडम ने जियू राज्य के खिलाफ एक और युद्ध शुरू कर दिया है। भले ही शुवानयुवान जी युद्ध में मारा गया, फिर भी तीसरे और सातवें राजकुमार मौजूद हैं। फिर यह महिला प्रभारी क्यों है? केनबा ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि पर्पल मून किंगडम आर का क्षेत्र अभी भी बहुत छोटा है। मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने और किंग किंगडम के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए किंग किंगडम की राजधानी तक मार्च करने की योजना बना रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मू चियांशी के होंठ थोड़े से मुड़ गए। केनबा ने ठंडे स्वर में कहा, मू चियांशी, तुम सच में लालची हो। तुम्हें बर्बाद होने का कोई डर नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर पर्पल मून किंगडम हमारे किंग किंगडम पर कब्जा कर भी ले तो तुम इसे नियंत्रित कर पाओगी? क्या परिवार की मुखिया को लगता है कि यह स्वीकार्य है? आन जियू हैरान रह गया। उसका नाम मू चियांशी था। तुम मुझे छोड़ दो और मैं किंग किंगडम का आधा क्षेत्र पर्पल मून किंगडम को दे दूंगा। यह मेरी सबसे बड़ी रियायत है। लगता है तुमने गलत समझा है। मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें एक सच्चाई बता रही हूँ। मू चियांशी ने शुवानयुवान किंगयुन की ओर देखा और कहा, किंगयुन, जनरल युए, तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? पश्चिमी हिम महाद्वीप आर में 4 देश बहुत स्थिर नहीं हैं। यदि 3 देश एक दूसरे को संतुलित और नियंत्रित करते तो स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक स्थिरता होती। शुवानयुवान किंगयुन ने कहा, चियांशी ही सब कुछ की प्रभारी है। जनरल युए ने कहा, किंग किंगडम हमेशा हमारे पर्पल मून किंगडम पर आक्रमण करता है और अब हमारा पर्पल मून किंगडम भी पलटवार करेगा। मू चियांशी ने आन जियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे जियू, चूंकि तुम आखिरकार नर्क से बाहर निकल ही आए हो, तो क्यों न तुम मेरे साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ो? हर कोई मू चियांशी के लिए ठंडा पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। इस व्यक्ति के तरीके अभी अभी इतने भयानक थे, फिर भी मू परिवार की मुखिया अभी भी लोगों से कड़ी मेहनत करवाने में सक्षम थी। आन जियू ने कहा, हाँ, हालांकि मैंने शुवानयुवान कबीले का नाम छोड़ दिया है, लेकिन आखिरकार मेरा जन्म पर्पल मून किंगडम में ही हुआ था। मू चियांशी ने आदेश दिया, सभी सैनिक किंग राजवंश पर हमला करने की तैयारी करें। किंग राजवंश को जीतना उतना मुश्किल नहीं था जितना सोचा गया था, क्योंकि किंग सेना अभी भी सो रही थी और उनके हाथ में एक महत्वपूर्ण बंधक था, किंग का सम्राट किनबा। एक बंधक के रूप में सम्राट के होने से किसी की भी शहर के द्वार न खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नर्क से बाहर रेंग कर आने वाले एक दुर्जय हरावल आर के शामिल होने के साथ मू चियांशी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आन जियू असल में कितना मजबूत था। पर्याप्त सैन्य आपूर्ति के साथ पर्पल मून किंगडम की सेना ने सीधे किंग राजवंश की राजधानी तक मार्च किया। किंगडू में तैनात जनरल हेई आर ने बंधक किनबा की पूरी तरह से अवहेलना की और मौत की धमकी के बावजूद शहर के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। मू चियांशी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं बंधक को मार डालूंगी। शहर की दीवार पर जनरल हेई 2 लोगों को लेकर आया और बोला, मू चियांशी, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास ही बंधक हैं। हमारे पास भी हैं। पता चला कि जनरल हेई ने ड्यूक बाय और बाई मुफेंग को पकड़ लिया था, जिन्हें शहर में कैद किया गया था। जनरल हेई ने कहा, कुलप्रमुख मू, तुम्हारा इस लड़के बाई मुफेंग के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता है ना? तुम किनबा को मार डालो, जो मेरे सिंहासन पर चढ़ने के लिए बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन बाई मुफेंग अभी छोटा है। जनरल हेई की बातें सुनकर किनबा गुस्से से पागल हो गया। तुम कमबख्त गद्दार, तुमने सच में बगावत कर दी है। जनरल हेई ने कहा, महाराज, आपने अभी तक स्थिति को समझा नहीं है। एक कैदी के रूप में आपको उन्हें गद्दार कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं किंग राजवंश को बचा रहा हूँ। बाई मुफेंग ने कहा, चियांशी, मेरी चिंता मत करो, बस अंदर घुसकर इस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर दो। जहाँ तक ड्यूक बाई की बात है, इस अवधि के दौरान वह 20 साल बूढ़े हो गए थे। जिस सम्राट की वे सेवा करते थे, उसने एक दुष्ट उपपत्नी के कारण बिना किसी जांच के पूरे 22 स्टेट ड्यूक के मैंशन को जेल में डाल दिया था। अब जब किंग राजवंश हार चुका है तो उनके अपने ही जनरल उनका उपयोग पर्पल मून किंगडम के कमांडर को धमकाने के लिए कर रहे हैं। ये सचमुच हास्यास्पद है। ड्यूक बाई ने कहा, कुलप्रमुख मू, हमारी चिंता मत करो। एक बार जब तुम शहर में धावा बोल दोगी और हमारा बदला लेने के लिए इस बूढ़े कमीने को मार दोगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। मू चियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकतवर और अजेय हरावल नेता, लोगों को बचाओ और शहर का द्वार खोलो। आन जियू के होंठ फड़के। महामहिम सम्राट के अलावा किसी ने कभी उसे इतनी बेशर्मी से आदेश देने की हिम्मत नहीं की थी। शाओ जियू, शुवानयुवान किंगयुन मू चियांशी की तरफ था, इसलिए उसने अपने छोटे भाई की शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया। एक ही पल में दीवार पर एक काली आकृति प्रकट हुई, बैंग बैंग बैंग। जनरल हेई को नीचे फेंक दिया गया और ड्यूक बाई तथा बाई मुफेंग को बचा लिया गया।
बूम! एक ही मौके से किंगडू के शहर के द्वार खुल गए और पर्पल मून किंगडम की सेना अंदर घुस गई। किंग के क्षेत्र में सफलतापूर्वक धावा बोलने के बाद मू चियानशी ने कहा, ये लगभग हो गया है। बाकी बातों पर तुम तीनों भाई चर्चा कर सकते हो। मैं अब और हस्तक्षेप नहीं करने वाली। मू चियानशी इतनी बेपरवाही से हाथ झाड़कर अलग हो गई, जिससे आन जियू इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा काला पड़ गया। नर्क में अनगिनत काले दिन बिताने के बाद मू चियानशी निश्चित रूप से पहली महिला थी जिसने उसे गुस्सा दिलाया था। शुवानयुवान लिएटियान भी गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, मू चियानशी, तुम्हारा आखिर क्या मतलब है? क्या तुम इसे बस हमारे ऊपर छोड़कर जा रही हो? तुम ही थी जो किंगडम पर हमला करना चाहती थी। सबसे शांत व्यक्ति शुवानयुवान किंग्युन था, लेकिन वह भी मू चियानशी के सामने लाचार था। उसने कहा, अब शिकायत करने का समय नहीं है। अभी भी निपटने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ऐसा नहीं था कि मू चियानशी जानबूझकर काम से पीछे हटने वाली प्रबंधक बनने की कोशिश कर रही थी। बात बस इतनी थी कि वह पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी थी। यीशेंग ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह गहरी नींद में जाने वाला है, इसलिए उसे अपने चाचा से मिलने के लिए जल्दी घर जाना था। चाचा, मैं वापस आ गई। दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन मू परिवार बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह उसे छोड़कर गई थी। जब मू वुशुंग ने मू चियानशी को वापस आते देखा तो उसकी कोमल आंखें और भी नर्म हो गईं। तुम वापस आ गई। मू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, इस बार मैं न केवल सुरक्षित वापस लौटी हूँ, बल्कि मैंने अनंत दिव्य भट्टी आरआर के साथ अनुबंध भी कर लिया है। हमें चाचा के शरीर की जांच कैसे करनी चाहिए, यीशेंग? मू चियानशी ने पूछा। मेरी बात सुनो। ठीक है। मू चियानशी ने यीशेंग के निर्देशों का पालन किया और अपने चाचा के शरीर और पैरों की जांच की। जांच पूरी होने के बाद यीशेंग चुप रहा। मू चियानशी ने अपनी भरीकुटी थोड़ी सिकुड़ी और मू वुशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। मू चियानशी ने कहा, यीशेंग, मुझे यह मत बताना कि तुम 10,000 भट्टियों के सर्वोच्च प्राणी होकर भी चाचा के घातक जहर का इलाज नहीं कर सकते। यीशेंग ने कहा, कौन कहता है कि मेरे पास विष मुक्त करने का कोई तरीका नहीं है? ये बस थोड़ी परेशानी की बात है। परेशानी? उसे किसी साधारण प्राचीन जहर ने नहीं, बल्कि भूतलोकार के एक दुर्लभ और अत्यंत दुष्ट प्राचीन जहर ने दूषित किया है जो समय के साथ खो गया है। निश्चित रूप से मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है, लेकिन मेरी छोटी मास्टर, क्या तुम जहां अभी हो उस हिम महाद्वीप में अमरता का कोई अमृत आरआर मौजूद है? अगर यह सिर्फ एक आम प्राचीन जहर होता तो मैं आसानी से कुछ दवा दे सकता था और वह पर्याप्त होता। लेकिन तुम्हारे चाचा सच में बदकिस्मत हैं जो इतने भयानक जहर से दूषित हो गए। मू चियानशी ने पूछा, तुम्हें किस तरह की आध्यात्मिक दवा की आवश्यकता है? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह के अमृतार की आवश्यकता है और उन्हें कैसे रिफाइन करना है। अपनी गहरी नींदार में जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी कुछ विरासत भी दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहीं रहना चाहती हो? मू चियानशी ने मू वुशुंग का हाथ पकड़ा और कहा, चाचा, आपका जहर ठीक हो सकता है। मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी। मू चियानशी अपने कमरे में लौट आई, जहां भारी विरासत के कारण वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने अनंत दिव्य भट्टी आरआर की विरासत को पचाने के लिए संघर्ष किया। उसने दवा और अल्कमी के बारे में हर तरह की जानकारी को लालच से सोख लिया। यीशेंग ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, ये छोटी जान मेरी कल्पना से भी अधिक राक्षसी आर है। उसने इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं पचाया था, लेकिन मू चियानशी पहले ही जाग चुकी थी। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पता नहीं कब जागूंगी। मुझे जल्दी से ठीक होने की ज़रूरत है ताकि मैं जल्द से जल्द मानव रूप में लौट सकूं। फिर मैं अपनी छोटी जान का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे। मू चियानशी का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकलो। छोटी जान, तुम कितनी बेरहम हो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया और फिर मुझे किनारे कर दिया। ओह हाँ, एक बात और है। मू चियानशी ने किंगयन के शरीर को अपनी स्पेस से बाहर निकाला और पूछा, यीशेंग, इसके साथ असल में क्या हो रहा है? यीशेंग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर मजाक में हंसते हुए बोला, ये काफ़ी दिलचस्प प्राणी है। छोटी जान कितनी भाग्यशाली है जो उसे ऐसी चीज़ मिल गई। हम इसे कैसे जगा सकते हैं? किंगयन काफ़ी लंबे समय से सो रहा था और वह सच में बहुत चिंतित थी। चिंता मत करो, छोटी बच्ची। उसकी ताकत इतनी कम हो चुकी है कि इसे बाहरी ताकतों द्वारा नहीं भरा जा सकता। उसे पोषण देने के लिए उसकी अपनी जीवन शक्ति की आवश्यकता है। एक बार जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो वह जाग जाएगा। फिर तुम उसकी अच्छी देखभाल के लिए अपनी औषधीय शक्ति का उपयोग कर सकती हो। इससे तुम्हें निश्चित रूप से एक अतिरिक्त मुफ्त ढाल और लड़ाकू मिल जाएगा। वह मेरी ढाल या मेरा गुर्गा नहीं है, वह मेरा दोस्त है। यीशेंग हंसा और बोला, छोटी जान, तुम कितनी प्यारी हो। वह बिना किसी भावना या जज्बात की एक कठपुतली है और तुम सच में उसे एक दोस्त की तरह मानती हो। वह कोई साधारण कठपुतली नहीं है।
हाँ, बेशक मैं जानता हूँ कि वह कोई साधारण कठपुतली नहीं है, लेकिन तो क्या वह बिना भावनाओं के पैदा हुआ है? यहाँ तक कि अनंत दिव्य भट्टी ने भी अपने पूरे जीवन में ऐसा ही कहा था, लेकिन मू चियांशी के दिल में अभी भी कुछ संदेह थे, क्योंकि उसे लगता था कि किंग वैसा नहीं था। उसने आलस से कहा, चूंकि तुम्हें मेरी विरासत मिल गई है छोटी जान, इसलिए लगन से साधना करो और अनुभव प्राप्त करो। मुझे उम्मीद है कि जब मैं दोबारा जागूंगा तो तुम और भी ज्यादा राक्षसी बन चुकी होगी। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया, फिर एक हल्की हरी रोशनी चमकी और एक परी जैसा दिखने वाला लड़का मू चियांशी के सामने प्रकट हुआ और बोला, कमबख्त औरत, तुम उस डायन को मानव रूप में बिल्कुल नहीं बदलने दे सकती। चूंकि तुम्हें पहले ही उसकी विरासत मिल चुकी है, तो बेहतर होगा कि तुम उस पर एक मुहर लगा दो और उसे जीवन भर सोने दो। मू चियांशी चौंक गई। तुम्हारे मन में यीशेंग को लेकर बहुत पूर्वाग्रह है। मैं नहीं चाहता कि मेरी नियत ठेकेदार पूरी तरह से एक डायन के जादू में फंस जाए, आर्टिंग ने उपहास किया। मू चियांशी का चेहरा काला पड़ गया। आर्टिंग, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक बार जब तुम उसका मानव रूप देख लोगी तो तुम ऐसा नहीं कहोगी। सौभाग्य से मैं उससे पहले मानव रूप में बदल गया। मैं तुम पर नजर रखूंगा। उसने अपनी हल्के हरे रंग की आंखों से मू चियांशी को देखा। चूंकि उसे यीशेंग के जीवन भर के ज्ञान की विरासत मिली थी, इसलिए वह ये भी जानती थी कि उसके चाचा के प्राचीन जहर को ठीक करने के लिए किस तरह के अमृत की आवश्यकता थी। 3 मुख्य औषधीय जड़ी बूटियां अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन उसके पास एक 9 टन आइस लोड्स आर है जिसे उसने बर्फीले मैदानों से संयोगवश प्राप्त किया था। 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट आर भी है, और उसने 9 लाइफ एंड 9 डेथ नेदरवर्ल्ड फ्लावर आर के बारे में तो कभी सुना भी नहीं है, जो कि बेहद परेशानी की बात है। विरासत को लगभग पचाने के बाद मू चियांशी स्थिति को समझाने के लिए मू वुशुन के पास गई। मू चियांशी ने कहा, चाचा, भले ही मुझे पूरा हिम महाद्वीप छान मारना पड़े, मैं इन 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को ढूंढ लूंगी। अगर मैं उन्हें हिम महाद्वीप में नहीं ढूंढ पाई तो मैं उन्हें दूसरी जगहों पर खोजूंगी। मू वुशुन ने दिल में दर्द लिए मू चियांशी की ओर देखा और कहा, तुमने अपने चाचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत मेहनत की है। ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा है। मू चियांशी ने कहा, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं और कठिन बीमारियों का इलाज करना मेरे लिए एक प्रशिक्षण और सुधार का अनुभव है। इसके अलावा एक बार जब मैं अपने चाचा को ठीक कर लूंगी तो मैं एक बिगड़ैल अमीर बच्ची बन सकती हूं और फिर जीवन का आनंद ले सकती हूं, है ना? मू वुशुन ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों देशों में उथल पुथल के बीच मू चियांशी मुसीबत मोल लेने नहीं जाएगी। इसके बजाय वह अपने चाचा के साथ समय बिताएगी, दवा का अभ्यास करेगी और साधना करेगी। मू परिवार मेहमानों के लिए अपने दरवाजे बंद रख रहा है, कोई नहीं मिलेगा। आन जियू ने गुस्से में कहा, इस औरत का आखिर मतलब क्या है? वह बस अपने द्वारा फैलाई गई गंदगी को नज़रअंदाज करने वाली है। उसे नर्क से वापस आए कुछ ही दिन हुए थे और वह पिछले 10 वर्षों में पर्पल मून किंगडम में हुए बदलावों के साथ साथ मू चियांशी की पहचान से भी वाकिफ था। शुवानयुवान लिएटियान ने कहा, ऐसा लगता है कि 9वें राजकुमार मू चियांशी को बहुत पसंद नहीं करते। क्या कोई भी आदमी उस मनहूस औरत को पसंद करेगा? शुवानयुवान किंग्युन ने कहा, 9वें इंपीरियल भाई, चियांशी तुम्हारी मंगेतर है। हालांकि उसका चेहरा शांत रहा और उसमें कोई भावना नहीं दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की एक झलक कौंध गई। शुवानयुवान लिएटियान को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई और उसने कहा, 9वें इंपीरियल भाई, वह तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हें भविष्य में उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। वास्तव में उसमें कई अच्छे गुण हैं। वह शुरू में दिखावे के बहकावे में आ गया था और अंततः अवसर चूक गया, जिससे शुवानयुवान लिएटियान को कड़वाहट का एहसास हुआ। क्या मेरी मंगेतर? आन जियू ऐसे दंग रह गया मानो उस पर बिजली गिर गई हो। ये भयानक था। शुवानयुवान किंग्युन ने पूछा, क्या विवाह सम्राट पिता ने अपने शासनकाल में तय किया था? उसने सहमति दे दी और वह अभी भी जिंदा है। ये आन जियू लगभग उछल पड़ा। शुवानयुवान किंग्युन जानता था कि वह किसका जिक्र कर रहा है और फिर उसने जवाब दिया, हाँ। एक वूश के साथ आन जियू गायब हो गया। हालांकि मू परिवार ने मेहमानों से मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन वे फिर भी उसे नहीं रोक सके। काले कपड़ों में अचानक प्रकट हुए उस आदमी को देखकर मू चियांशी ने पूछा, श्याओ जियू, क्या बात है? आन जियू एक घुटने के बल बैठ गया। मू चियांशी चौंक गई। तुम अचानक इतनी गहराई से क्यों झुक रहे हो? ये तुम्हारी तरह नहीं है। आपका अधीनस्थ आन जियू महारानी साहिबा आर का अभिवादन करता है। मैंने पहले आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, कृपया मुझे क्षमा करें, आन जियू ने कहा। महारानी? मू चियांशी अवाक रह गई। वह किसी तरह की महारानी कब बन गई? महामहिम पर्पल मून किंगडम में काम करने के लिए मेरे नाम का उपयोग करते हैं। शुवानयुवान जी ने आपको विवाह का प्रस्ताव दिया था और आपने इनकार नहीं किया या उसे मारा नहीं। इसका मतलब है कि वह आपको पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए आप हमारी महारानी आर हैं।
मू चियानशी ने कहा, लेकिन मुझे याद है कि जिस व्यक्ति से मेरी सगाई हुई थी वह शुआन वानजियोए था, हुआंग जियोए नहीं। आनजियू को ठंडा पसीना आ गया, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि महामहिम सम्राट महारानी को अपना असली नाम भी बताएंगे। विवाह अनुबंध पर उसके नाम के साथ क्या महामहिम उसे यानी वैद मंगेतर को बिना किसी के ध्यान में आए गुप्त रूप से खत्म नहीं कर देंगे? कृपया महारानी साहिबा, जितनी जल्दी हो सके इस सगाई को तोड़ दें। जैसे ही आनजियू ने अपनी बात पूरी की, उसके पीछे से बढ़िया शराब जैसी एक गहरी आवाज आए, आनजियू सही कह रहा है, ये सगाई टूटनी ही चाहिए। शी मेरी पत्नी है। आनजियू एक घुटने के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक बोला, मेरे प्रभुआर। मू चियानशी हैरान रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र तुम यहाँ कैसे? रुद्र ने कहा, क्यानिक्सुए राज्य में व्यवस्था कर दी गई है। जैसे ही वह प्रकट होगी वे मुझे सूचित कर देंगे। सगाई तोड़ने पर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मू चियानशी ने पूछा। नहीं, इस सगाई को तोड़ दो और तुम मेरी हुआंग जियोए की हो जाओगी। तुम कुछ ज्यादा ही दबंग हो रहे हो। कोई सगाई नहीं है, हम सिर्फ मरीज और डॉक्टर हैं। रुद्र ने मू चियानशी का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने पहले ही मेरे प्यार की निशानी स्वीकार कर ली है। क्या ये भी गिना जाता है? डिवाइन वाटर ड्रैगन रिंग RRR, जिसे मूल रूप से रुद्र ने उसे स्वीकार करने की धमकी दी थी, अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी परेशानी बन चुकी थी। मैंने तुम्हारे प्यार की निशानी स्वीकार कर ली है, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। क्या मैंने तुम्हें प्यार की निशानी कब दी? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मू चियानशी ने पूछा। तुम्हारे वयस्क होने के समारोह आर में, रुद्र ने धीरे से कहा। वह हेयरपिन जो मेरे चाचा ने मुझे मेरे समारोह में दी थी, तुम उस समय मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तुम। सिर्फ इतना ही नहीं, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। मू चियानशी ने रुद्र को पकड़ लिया और कहा, सिर्फ इतना ही नहीं तो और क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मू चियानशी को एक बुरा एहसास हुआ और उसने अपनी भरिकुटी सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे नहीं बताओगे? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं। शी के पास ऐसा क्या है जो मुझे डरा सके? नहीं। मू चियानशी उस पर इतनी क्रोधित थी कि उसे हताशा महसूस होने लगी। आनजियू आज्ञाकारी रूप से एक पृष्ठभूमि की तरह काम कर रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्रभु, मेरी राजकुमारी, आप दोनों अपना फ्लर्ट करना जारी रख सकते हैं। मैं अब विदा लेता हूँ। आनजियू अपनी जान बचाकर ऐसे भागा जैसे उसकी जान पर बनाई हो, और फिर वह अपने तीसरे भाई से टकरा गया। आनजियू ने जल्दी से शुवानयुवान किंग्युन को पकड़ा और कहा, तीसरे भाई, आज राजकुमारी से मिलने मत जाना और कल भी मत जाना। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसका प्रभु राजकुमारी के करीब आने वाले सभी पुरुषों को खत्म नहीं कर देगा। प्रभु की ताकत और दबंग स्वभाव को देखते हुए वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है। शुवानयुवान किंग्युन की आंखों में उदासी की एक झलक कौंध गई और उसने कहा, शाओ जियू, वह आदमी वापस आ गया है। हाँ, प्रभु वापस आ गए हैं। शुवानयुवान किंग्युन थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, वह असल में कौन है? मैं प्रभु के मामलों पर चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं कि प्रभु सच में राजकुमारी से प्यार करते हैं। तीसरे भाई चियानशी का क्या? शुवानयुवान किंग्युन ने भारी आवाज में पूछा। सबसे अच्छा यही होगा कि राजकुमारी भी प्रभु के लिए वैसा ही महसूस करे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रभु पा न सकें। अगर वह वास्तव में किसी को नहीं पा सकते तो शायद वह इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। आनजियू ने शांत स्वर में बात की, लेकिन शुवानयुवान किंग्युन को एक सिहरन महसूस हुई। तीसरे भाई, तुम? ये पहली बार था जब उसने अपने आमतौर पर अलग थलग रहने वाले तीसरे भाई को इतना व्याकुल देखा था। उसे डर था कि उसका भाई एक प्रेम प्रसंग में गहराई से उलझ गया है और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ है। आनजियू ने कहा, मैं कुलप्रमुख मू के साथ अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ। वह प्रभु की महिला है और यह सगाई स्पष्ट रूप से अनुचित है। ठीक है। अगले दिन पूरे पर्पल मून किंगडम आर में एक चौंकाने वाली खबर फैल गई। ये खबर किसी नए सम्राट को स्थापित करने के बारे में नहीं थी, बल्कि यह थी कि मू परिवार की मुखिया प्रिंस येआर के साथ अपनी सगाई तोड़ रही हैं। महामहिम नाइट किंग ने कहा कि यह सगाई स्वर्गीय सम्राट द्वारा तय की गई थी और वह खुद को मू परिवार की मुखिया के अयोग्य महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने सगाई रद्द कर दी। मू परिवार की मुखिया ने कहा कि उन्हें प्रिंस ये से कोई लगाव नहीं है और उनके पास पहले से ही एक भावी पति है। प्रिंस ये का समय बर्बाद न करने के लिए उन्होंने सगाई तोड़ दी। ये सगाई का एक शांतिपूर्ण रद्दीकरण था और इसका किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शुवानयुवान लिएटियान ने ये सब देखा, उनके अनुभव एक जैसे थे, फिर भी उनकी किस्मत कितनी अलग थी। उसने कभी मू चियानशी की ओर मुड़कर नहीं देखा था, उसे प्रताड़ित होते देख आंखें मूंद ली थीं और उसे खुश करने के उसके प्रयासों के प्रति केवल घृणा महसूस की थी। फिर भी वह उसकी मौत की खबर सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से उसका अपमान हुआ और उनकी सगाई टूट गई।
जहाँ तक 9वें राजकुमार की बात है, हालांकि वह करीब नहीं थे, लेकिन वे एक दूसरे को नापसंद भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने सगाई तोड़ी तो यह आसानी से हो गया और वे दोनों बहुत संतुष्ट थे। वह गलत रास्ते पर चला गया था और अब उसके साथ एक साधारण दोस्त होना भी एक ख्याली पुलाव है। सगाई में इस उथल पुथल के बाद दरबार के अधिकारी अब चुप नहीं रह सके। कोई भी देश एक दिन के लिए भी शासक के बिना नहीं रह सकता। हम राजकुमारों से निर्णय लेने का अनुरोध करना चाहेंगे। अब जबकि हमारे पर्पल मून किंगडम ने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया है, हमें एक सम्राट नियुक्त करना ही होगा, अन्यथा पूरा पर्पल मून किंगडम अराजकता में डूब जाएगा। उद्धरण चिन्ह 7वें राजकुमार शुवानयुवान लिएटियान सभी पहलुओं में अच्छे हैं, जबकि तीसरे राजकुमार शुवानयुवान किंग्युन और भी अधिक उत्कृष्ट हैं। नाइट किंग, जिन्होंने हमेशा लो प्रोफाइल बनाए रखा है, भी बहुत शक्तिशाली हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे अधिकारी तय कर सकें। वे तीनों लंबे समय तक झिझकते रहे, जब तक कि जनरल युए के पास मू चियांशी से जाने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। युएजे ने कहा, बॉस, आपको क्या लगता है कि कौन उपयुक्त है? आखिरकार जियू राज्य हमारे मुंह परिवार का गढ़ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें एक ऐसे सम्राट को चुनना चाहिए जो हमारे मुंह परिवार के पक्ष में खड़ा हो। बॉस, शुवानयुवान किंग्युन ही वह व्यक्ति है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती हैं। वह सबसे उपयुक्त है। हमें पहले उनकी राय पूछनी होगी, मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकती। मू चियांशी व्यक्तिगत रूप से उन तीनों को खोजने के लिए महल गई। उसने कहा, मुझे अपनी राय बताओ। आन जियू ने कहा, मेरे प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं अपने शेष जीवन के लिए अपने प्रभु के प्रति वफादार रहूंगा और हिम महाद्वीप में नहीं रहूंगा। इसलिए मैं सिंहासन नहीं लूंगा। शुवानयुवान किंग्युन और शुवानयुवान लिएटियान ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की, न कि इसके विपरीत। शुवानयुवान किंग्युन ने कहा, मैं सिंहासन के लिए उपयुक्त नहीं हूं, नहीं मैं उस पद पर बैठना चाहता हूं। मैं साधना करना, अपने मास्टर से आगे निकलना और एक मजबूत स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। ग्रेटर दैन केवल मजबूत बनकर ही मैं लंबा जीवन जी सकता हूं और उसकी रक्षा करने के लिए मेरे पास अधिक समय होगा, भले ही वह केवल मौन रहकर ही क्यों न हो। जब तक मुझे पता है कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, उतना ही काफ़ी है। ग्रेटर दैन मू चियांशी भी लाचार थी। अतीत में बहुत से लोग इस पद के लिए लड़ते थे, लेकिन अब एक एक करके उन सभी ने मना कर दिया। मू चियांशी की नज़र शुवानयुवान लिएटियान पर पड़ी, जिसने कहा, कुलप्रमुख मू, मुझे डर है कि अगर मैं उस पद पर बैठ गया तो आपको चैन नहीं मिलेगा। मू चियांशी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई देश अब भी मेरे मुंह परिवार को डरा सकता है? जब तक तुम ऐसा करने की हिम्मत रखते हो, मेरा मुंह परिवार तुमसे नहीं डरेगा, बशर्ते तुम सम्राट के रूप में अच्छा काम करो और लोगों को शांति और समृद्धि में रहने दो। आखिरकार मुझे अभी कोई अन्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। शुवानयुवान लिएटियान ने कहा, चून की कुलप्रमुख मू को मुंह परिवार पर इतना भरोसा है, तो मैं सिंहासन ग्रहण करूंगा। आखिरकार सर्वोच्च सिंहासन मेरी जीवन भर की खोज है। शुवानयुवान किंग्युन हैरान रह गया। चियांशी नहीं समझी, लेकिन वह समझ गया। उसका सातवां भाई जानबूझकर ऐसा कह रहा था। उसने बचपन से ही शुवानयुवान लिशान का अनुसरण किया था और सिंहासन की तलाश करने का उसका कोई इरादा नहीं था। मू चियांशी हंसी और बोली, अब सब कुछ तय हो गया है। उन बूढ़े लोगों को मुझे परेशान करना बंद करने दो। वे बहुत बड़ी परेशानी हैं। चिंता मत करो, चियांशी। शुवानयुवान किंग्युन ने शुवानयुवान लिएटियान को सिंहासन पर चढ़ने में मदद की। हालांकि बहुत से लोग असंतुष्ट थे, लेकिन मू परिवार की मुखिया ने कुछ नहीं कहा। तो वे कुछ कहने की हिम्मत कैसे करते? हालांकि पर्पल मून किंगडम के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, लेकिन इसकी राजधानी अभी भी पर्पल कैपिटल आर में है। जहां तक अन्य क्षेत्रों की बात है, उन्हें धीरे धीरे नियोजित और शासित किया जाएगा, और अभी के लिए उन्हें ड्यूक ऑफ वाइट्स मैंशन को सौंप दिया जाएगा। 9 ओल्ड चाओस पवेलियन, बाहर आओ। रुद्र एक भूत की तरह मू चियांशी के सामने प्रकट हुआ, जो एक डरावना और बर्फीला आभामंडल बिखेर रहा था। रुद्र का आगमन बुरे इरादे वाला प्रतीत हो रहा था। मू चियांशी ने पूछा, रुद्र, क्या बात है? तो क्या हुआ अगर तुम बाहर हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? एक हल्की हरी रोशनी चमकी और आर्टिंग बाहर आ गया था। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों ने भयानक हत्या के इरादे से आर्टिंग को घूरा। मुझे झूठ बोला जाना पसंद नहीं है, आर्टिंग ने कहा, मैं किसी को धोखा देने की जहमत नहीं उठाता। अगर तुम मुझे क्यानिक्सुए राज्य में नहीं ढूंढ सके, तो ये तुम्हारी अक्षमता के कारण है। रुद्र का आभामंडल तेजी से भयानक होता गया और आर्टिंग ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ चीजें बस तुम्हारी नहीं हैं, इसलिए उन्हें अभी मुझे दे दो। तुम योग्य नहीं हो। मुझे बताओ, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा योग्य कौन है? उनकी आंखें मिली, चिंगारियां उड़ी और मू चियांशी ने जल्दी से रुद्र को पकड़ लिया और बोली, रुद्र, अगर तुम युद्ध शुरू करते हो तो मेरा मुंह परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
आर्टिंग, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? हर बार जब तुम बोलते हो तो तुम जानबूझकर लोगों का गुस्सा भड़काते हो। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो या तुम सच में मौत चाहते हो? मू चियानशी की मध्यस्थता से उन दोनों के बीच की हत्या की भावना शांत हो गई। मू चियानशी ने कहा, आर्टिंग, तुम्हें रुद्र से आखिर क्या चाहिए? क्या तुम मुझे बता सकते हो? आर्टिंग ने ठंडे स्वर में कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वह इसे तुम्हें नहीं देगा। रुद्र ने मू चियानशी को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, क्या अभी तक समय नहीं हुआ है? आर्टिंग हैरान रह गया। तुमने क्या कहा? तो तुम इसे इस कमबख्त औरत को देने वाले हो? तुम वास्तव में इसे उसे देने जा रहे हो? रुद्र की ठंडी नज़र ने आर्टिंग को चुप करा दिया। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? आर्टिंग ने कहा, मुझे इससे परेशानी है तो क्या? वे दोनों गुप्त रूप से फिर से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और आर्टिंग ने अंततः कहा, बेहतर होगा कि तुम यह न भूलो कि तुमने क्या कहा था। बिल्कुल, रुद्र, तुम्हारे पास अभी भी एक अनंत कलाकृति आरआर है, वह क्या है? हालांकि वे दोनों इसे एक रहस्य रखे हुए थे, फिर भी मू चियानशी उनकी बातों से कुछ अंदाज़ा लगा सकती थी। जिस चीज़ ने आर्टिंग को इतना उत्साहित कर दिया, वह निश्चित रूप से एक अनंत कलाकृति ही होनी चाहिए। मू चियानशी ने कहा, रुद्र, मेरे पास पहले से ही इटर्नल पवेलियन, इटर्नल रिंग और अनंत दिव्य भट्टी आरआर हैं। तुम उस अनंत कलाकृति को अपने पास ही रख सकते हो। आर्टिंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेवकूफ़ औरत? उसके पास जो है वह कोई साधारण अनंत कलाकृति नहीं है। नहीं, मैं इसे तुम्हें सौंपकर ही निश्चिंत हो सकता हूँ, रुद्र ने बहस की गुंजाइश छोड़े बिना कहा। उन दोनों को इतना तनावग्रस्त देखकर मू चियानशी उत्सुक हो गई कि वह कौन सी अनंत कलाकृति थी। चूंकि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, इसलिए तुम दफा हो सकते हो, रुद्र ने कहा। आर्टिंग ने कहा, मैं नहीं जा रहा। मैं आखिरकार यहाँ से बाहर आ गया हूँ, मुझे अपनी ठेकेदार के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है। बूम! रुद्र ने मुक्का मारा और आर्टिंग के पीछे की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। तुमने बिना किसी चेतावनी के मुझ पर हमला क्यों किया? मैं गुस्से में हूँ। तुम गुस्से में हो और मैं भी गुस्से में हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। ये देखकर कि आर्टिंग रुद्र के गुस्से को भड़काने वाला था, उसने जल्दी से छोटे मंडप पवेलियन को वापस अनुबंध स्थान आर में धकेलने के लिए अनुबंध की शक्ति का उपयोग किया। रुद्र ने मू चियानशी की ओर देखा और कहा, तुम्हें केवल मेरे लिए भावनाएं विकसित करने की अनुमति है। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि मैं हूँ। मू चियानशी सहमत हो या नहीं, रुद्र ने उसे चूम ही लिया। ये रात मू चियानशी के लिए प्रताड़ना थी। रुद्र उनके कोमल पलों को जारी रखना चाहता था, लेकिन जेडयू ने एक संदेश भेजा। हमें यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। रुद्र ने मू चियानशी को गले लगाया और कहा, मुझे अभी भी वहाँ उपस्थित रहना है, अन्यथा उसे महसूस करना मुश्किल होगा। एक बार जब हम इसे ढूंढ लेंगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मू चियानशी ने कहा, ठीक है। रुद्र गायब हो गया और आर्टिंग फिर से प्रकट हो गया। उसने शिकायत की, कमबख्त औरत, ठीक है, तुमने वास्तव में उसके खातिर मुझे इस स्पेस में धकेल दिया। मू चियानशी ने एक भौं उठाई और कहा, मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हारे गंदे मुंह को अपनी स्पेस में नहीं धकेलती तो तुम एक टूटे हुए मंडप में बदल जाते। तुम्हारी लापरवाह बातों के कारण मैं भी इस झंझट में फंस रही हूँ। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल यकीन है। देखो पिछली बार तुम्हें कितनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। क्या तुम सही समय आने तक कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने से बच सकते हो? आर्टिंग ने पूछा, तुम्हारा मतलब है जब सही समय आएगा तब हम अपनी चाल चल सकते हैं? मू चियानशी ने कहा, जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हम उसे हरा सकते हैं तो मैं, इस परिवार की मुखिया, स्वाभाविक रूप से रुद्र द्वारा लिए गए कर्ज की भरपाई दोगुनी करके करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा फ़ायदा उठाना इतना आसान है? आर्टिंग ने कहा, कमबख्त औरत, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें जल्दी से अपनी साधना बढ़ानी चाहिए ताकि तुम बाद में इस कमीने को हरा सको। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अभी। आर्टिंग ने मू चियानशी की ओर देखा और महसूस किया कि आगे का काम बहुत कठिन था। मू चियानशी ने पूछा, आर्टिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रुद्र से झूठ नहीं बोल रहे हो? हालांकि मैं उस आदमी को सच में नापसंद करता हूं, लेकिन मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में मजाक नहीं कर सकता। यह अच्छी बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उन दो आध्यात्मिक फलों आरआर को खोजना है और फिर अपनी साधना में सुधार करना है। आर्टिंग ने कहा, कमबख्त औरत, तुम्हारी वर्तमान साधना की गति को देखते हुए उस कमीने से आगे निकलना तो दूर, तुम्हारे लिए उस युन्याओं के जन्मदिन पर मेघधूम संप्रदाय को नष्ट करना भी मुश्किल होगा। तुम्हें जल्दी से मजबूत बनना होगा। मू चियानशी के होंठ फड़के। क्या क्लाउड बडार? मुझे लगता है कि इसका नाम क्लाउड फीनिक्स है। मू चियानशी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या विचार है? रोमांच और लड़ाई जरूरी है। मैंने पहले ही पूरे हिम महाद्वीप का सर्वेक्षण कर लिया है।
तुम हिम महाद्वीप की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखला दक्षिणी धुंध पर्वत आर में जाने की कोशिश क्यों नहीं करती? आर्टिंग ने कहा। दक्षिणी धुंध का जंगल आर, जो पूरे दक्षिणी हिम महाद्वीप में फैला हुआ है, एक वर्जित और खतरनाक जंगल है। कोई भी आज तक दक्षिणी धुंध पर्वत से सुरक्षित वापस नहीं लौट पाया है। ये हिम महाद्वीप में सबसे खतरनाक जगह है और सम्राट स्तर पर हुए बिना बहुत कम लोग ही वहां जाने की हिम्मत करते हैं। आर्टिंग का सुझाव निश्चित रूप से जोखिम भरा था, लेकिन दक्षिणी धुंध वन की यात्रा आवश्यक थी। उन 2 औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। उसे अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाना चाहिए, शायद वह उन्हें ढूंढ सके। मू चियानशी ने कहा, यहाँ के मामलों को निपटाने के बाद मैं हिम महाद्वीप के मध्य भाग में जाऊंगी और फिर दक्षिण की ओर दक्षिणी धुंध वन की तरफ बढ़ूंगी। आर्टिंग ने मू चियानशी के सामने धीरे से एक नक्शा बनाया और कहा, क्या इतनी परेशानी उठाना सच में जरूरी है? तुम जहां अभी हो वहीं से पश्चिमी कियोंग पर्वतों आर से होते हुए सीधे तिरछे दक्षिणी धुंध पर्वत में चली जाओ। मू चियानशी ने कहा, आर्टिंग, क्या तुम जानते हो कि पर्पल मून किंगडम आर को इस तरह पार करना कितना खतरनाक है? आर्टिंग ने कहा, बेशक मैं ये जानता हूँ, लेकिन हालांकि तुम्हारी साधना की गति अब तेज है, फिर भी ये पर्याप्त से बहुत दूर है। यदि तुम खुद के प्रति निर्मम नहीं बनोगी तो तुम मेघधूम संप्रदाय को कैसे नष्ट कर सकती हो? तुम उस असुर आदमी से कैसे आगे निकल सकती हो? मू चियानशी समझ गई कि खुद के प्रति निर्मम हुए बिना वह उच्च श्रेणी के पोषण कैसे रिफाइन कर सकती है। साधना भी उसी सिद्धांत का पालन करती है। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहते हो। आर्टिंग ने कहा, चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए तुम नहीं मरोगी। मैं मरूंगी तो नहीं, लेकिन क्या होगा अगर तुम बीच में ही टूट जाओ? और मैं ठीक उसी समय जब मू चियानशी और आर्टिंग बहस कर रहे थे, एक नौकर आया और बोला, कुल प्रमुख ड्यूक बाय और प्रिंस बाय आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। मू चियानशी ने कहा, उनसे कहो कि वे सामने के हॉल में इंतजार करें, मैं अभी आती हूँ। मू चियानशी ने उसे घूरा और कहा, अपने कमरे में वापस जाओ। मैं वापस नहीं जा रहा। मैं मुश्किल से तो बाहर निकलने में कामयाब हो पाया हूँ और वह आदमी अब यहाँ नहीं है। मुझे कुछ ताज़ी हवा चाहिए। जो तुम्हारी मर्जी। ड्यूक बाय और बाय मुफेंग ने तब बैंगनी रंग के कपड़ों में एक लड़की और एक परी जैसे दिखने वाले लड़के को बाहर आते देखा। ये मू परिवार की मुखिया और घोस्ट डॉक्टर आरमूशी थे। मू चियानशी ने पूछा, ड्यूक बाय, यदि किंगडम के मेरे द्वारा किए गए विनाश का आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो मैं केवल माफ़ी मांग सकती हूँ। ड्यूक बाई ने कहा, किंग शाही परिवार वह शाही परिवार है जिसकी मैं सेवा करता था, लेकिन जब उन्होंने हमारे बाई परिवार को बर्बादी के कगार पर धकेल दिया तो मेरा उन पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया। मैं आज यहाँ कुल प्रमुख मू को धन्यवाद देने आया हूँ। हम सम्राट को अपनी सत्ता पूरी तरह से मजबूत करने से पहले उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक सब कुछ इससे पहले कि ड्यूक बाई अपनी बात पूरी कर पाते, मू चियानशी ने कहा, एक बार जब सब कुछ हो जाएगा तो ड्यूक बाई की हवेली को सीधे एक जागीर के साथ एक अलग उपनाम वाले राजा आर की उपाधि दी जाएगी। ये कैसा रहेगा? मैं सब कुछ त्यागने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही शुवानयुवान लिएटियान से एक शाही फरमान जारी करवा दिया है और अब इसे वापस लेना अनुचित होगा। ड्यूक बाई को कभी उम्मीद नहीं थी कि मू चियानशी उनसे पहले ही यह कदम उठा लेंगी। मू चियानशी ने कहा, चिंता मत करें ड्यूक बाई, जब तक मेरा मू परिवार मौजूद है, शुवानयुवान लिएटियान शिकार खत्म होने के बाद अपने कुत्ते को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ड्यूक बाई ने कहा, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मूशी, बहुत समय हो गया। अपना काम खत्म करने के बाद बाई मुफेंग ने तथाकथित घोस्ट डॉक्टर मूशी के साथ बहुत ही गर्मजोशी से बातचीत की। परिणामस्वरूप आर्टिंग उससे परेशान होकर मर जाने की कगार पर पहुंच गया और गुस्से में बोला, तुम परेशान करने वाले हो या नहीं? मूशी, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक समझदार आदमी होकर इतनी बकवास क्यों करते हो? उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने उस कमबख्त औरत को अपना चेहरा इस्तेमाल करके घूमने की इजाज़त क्यों दी। अब जब भी वह सार्वजनिक रूप से सामने आएगा तो हर तरह के लोग उसे परेशान करेंगे। बाई मुफेंग ने उदासी से कहा, मूशी, तुम बदल गए हो। वाह! आर्टिंग के माथे की नसें तन गईं, वह मूशी कभी था ही नहीं। बाई राज्य की सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद मू चियानशी ने पड़ोसी चुवान राज्य को भी चेतावनी दी। पश्चिमी हिम महाद्वीप में किसी भी ताकत में घोस्ट डॉक्टर के पवेलियन आर या मू परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा हाफ स्टार संप्रदाय डेंजी सेक्ट, बनिंग हेवन सेक्ट आर और डैनिक्सन सेक्ट सभी मू परिवार के पक्ष में खड़े थे। वे मू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे केवल जियू राज्य को मजबूत होने दे सकते थे। चाचा, मुझे जाकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए, मू चियानशी ने मू वुशुंग से कहा। मू चियानशी के खतरनाक रास्ते के बारे में सुनकर मू वुशुंग का दिल चिंता से भर गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या शी एर ने अपना मन बना लिया है?
मू चियानशी ने कहा, मैंने 6 महीनों में से आधे पहले ही खर्च कर दिए हैं, लेकिन मैं अभी केवल स्पिरिट किंग आर के प्रथम स्तर पर हूँ। भले ही मू परिवार ने एक पवित्र जानवर के साथ अनुबंध किया है और उसमें मेघधूम संप्रदाय के खिलाफ लड़ने की ताकत है, फिर भी मुझे शेष आधे समय में अपनी ताकत को एक और स्तर तक सुधारने की आवश्यकता है। केवल इसी तरह से हम मेघधूम संप्रदाय के साथ हिसाब बराबर कर सकते हैं और अपने चाचा का बदला ले सकते हैं। हालांकि दक्षिणी धुंध वन आर खतरनाक है, लेकिन इसमें कई दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां भी हैं। शायद हमें वे 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां वहां मिल जाएं। चिंता मत करो। मू वुशुंग को आश्वस्त करने के लिए मू चियानशी तब तक बोलती रही जब तक उसका गला सूख नहीं गया। वह जानती थी कि उसके चाचा उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वे घर पर दिन रात उसकी चिंता करें। मू वुशुंग ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, तुम मू परिवार की छोटी राजकुमारी हो, तुम ग्रीन हाउस के फूलदार बनने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अगर तुम बाहर जाकर दुनिया खोजना चाहती हो तो जाओ और खोजो। अपने चाचा से वादा करो कि तुम सुरक्षित वापस आओगी। मू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मुझे अभी भी चाचा के पैरों का इलाज करने और उन्हें खड़ा करने में मदद करने के लिए उन 2 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खोजना है। अपने निकटतम रिश्तेदारों को अलविदा कहने के बाद मू चियानशी ने अपने दोस्तों शुवान वान किंगयुन और यूएसए को विदाई दी और अपने मार्ग को गुप्त रखा। अगर उन्हें पता होता कि वह इतना जोखिम भरा रास्ता अपनाने वाली है तो पता नहीं वे क्या कर बैठते, और वे मू वुशुंग की तरह निश्चिंत नहीं थे। वास्तव में मू चियानशी ने मू वुशुंग का गलत आकलन किया था। इस समय मू वुशुंग आंगन में बैठे अपने पैरों को देख रहे थे। उनके काले बाल चांदी के हो गए थे और दवा अब उनकी अजीब आंखों को छिपा नहीं सकती थी। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उनके हाथों की नसें उभर आई थीं। यदि वह जा सकते तो भी वह शी एर को वैसे ही जाने देते, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी रक्षा करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते और उसे अकेला नहीं जाने देते। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते। उनकी नज़र दरवाजे की ओर घूमी और उन्होंने बहुत ही धीमी और कोमल आवाज़ में कहा, शी एर, तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही होगा, अन्यथा तुम्हारे चाचा खुद को रोक नहीं पाएंगे और पूरे हिम महाद्वीप को एक नर्क जैसे युद्ध के मैदान में बदल देंगे। एक डरावना और द्वेषपूर्ण हत्या का इरादा पूरे हिमद्वीप में फैल गया। इस बीच मू चियानशी पहले ही जियू राज्य के पश्चिमी कियोंग पर्वतों आर के सबसे करीब स्थित शहर जिली शहर की ओर जा चुकी थी। जिली शहर पश्चिमी कियोंग पर्वतों के पास स्थित है, इसलिए यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व बहुत उग्र और कठोर है। हालांकि यहाँ बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक जानवरों आर के दंगे नहीं होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जानवर कभी कभार बच निकलते हैं। यहाँ के लोग अक्सर आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करने के लिए स्पिरिट बीस्ट माउंटेन रेंज आर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी इसके भीतर गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते। पश्चिमी कियोंग पर्वतों की गहराई असाधारण खतरे से भरी है। मू चियानशी ने जिली शहर में एक नक्शा खरीदा, एक दिन आराम किया और फिर निकलने की तैयारी की। चूंकि पश्चिमी कियोंग पर्वतों की गहराई में खोजबीन नहीं की जा सकती है, इसलिए बहुत कम साहसी अड़ती में हैं। यह मुख्य रूप से स्थानीय स्वदेशी ताकतें हैं जो पश्चिमी कियोंग पर्वतों की बाहरी परिधि का पता लगाती हैं। इसलिए उसे आगे के रास्ते का अकेले ही सामना करना होगा। अब जब हम यहाँ हैं तो हमें रोमांच के लिए तैयार रहना चाहिए। जिली शहर छोड़ने के बाद पश्चिमी कियोंग पर्वतों में वास्तव में प्रवेश करने से पहले वे एक छोटे से कस्बे से गुजरे। यहाँ से अंदर जाना सिचुआन राज्य के शू शहर से प्रवेश करने की तुलना में कहीं अधिक एकांत है। जैसे ही मू चियानशी अंदर जाने वाली थी, एक बच्चे ने अचानक चिल्लाकर कहा, दीदी, आप अकेले इस पर्वत श्रृंखला में नहीं जा सकती, ये बहुत खतरनाक है। मू चियानशी ने फटे पुराने कपड़े पहने 11 या 12 साल के एक बच्चे को देखा जो एक ईल मछली की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। मू चियानशी ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अंदर जाऊं, तो तुम एक बच्चे होकर अंदर क्या करने जा रहे हो? इस बच्चे के पास साधना का कोई स्तर नहीं है, मानो उसने कभी किसी चीज़ का अभ्यास ही नहीं किया हो। पश्चिमी कियोंग पर्वतों के पास होना उसके लिए और भी अधिक खतरनाक होगा। बच्चे ने कहा, मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे पता है कि कहाँ कोई आध्यात्मिक जानवर नहीं है। अगर मैं यहाँ अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने नहीं आऊँगा तो वह जिंदा नहीं रह पाएंगी। मू चियानशी ने पूछा, तुम हमेशा इस इलाके में जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हो, क्या तुमने पहले कभी ये 2 जड़ी बूटियाँ देखी हैं? मू चियानशी ने 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट आर और 9 लाइफ 9 डेथ नेदरवर्ल्ड फ्लावर आर के 2 चित्र निकाले। बच्चे ने कहा, तो दीदी, आप भी यहाँ दवा ढूंढने आए हैं? मू चियानशी ने कहा, हाँ, मेरे चाचा बीमार हैं और इलाज के लिए इन 2 प्रकार की दवाओं की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से मैंने इसे कभी नहीं देखा। मू चियानशी ने यूं ही पूछ लिया था। वह इन 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए यह अपेक्षित ही था कि बच्चे को नहीं पता होगा। दीदी, शायद मेरी माँ जानती हो, वह मुझसे ज़्यादा जानती हैं। इसके अलावा अंधेरा हो रहा है और जल्द ही यहाँ कई आध्यात्मिक जानवर आ जाएंगे।
मू चियानशी ने उसकी जेब में रखी औषधीय जड़ी बूटियों पर एक नज़र डाली और पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ बीमार है ना? हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। अंधेरा हो गया था, इसलिए यात्रा करना मुश्किल था। वह एक डॉक्टर को दिखाना चाहती थी, लेकिन मू चियानशी को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह उस बच्चे के पीछे पीछे उस जर्जफूस की झोपड़ी में जाएगी तो उस पर एक पी कैंपर स्तर के विशेषज्ञ का हमला होगा। दूसरा पक्ष बेहद क्रूर था। यदि मू चियानशी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो वह शायद यहीं मारी जाती। बच्चे के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वह रो पड़ा, माँ, यह एक मेहमान है जिसे मैं लाया हूँ, आप। वह भयानक शक्ति वापस ले ली गई और एक कर्कश महिला की आवाज़ आई, मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था, अजनबियों को यहाँ मत लाना। लिन एर आर जानता है कि वह गलत था, लेकिन इस दीदी को किसी काम के लिए माँ की मदद चाहिए। मैं उससे नहीं मिलूंगी, उसे जाने दो। लिन एर ने कुछ शर्माते हुए मू चियानशी की ओर देखा और सिर झुकाकर कहा, दीदी, माँ आपसे नहीं मिलना चाहती, मुझे डर है कि। मू चियानशी ने कहा, चूंकि यह महिला मुझसे मिलने की इच्छुक नहीं है तो मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। हालांकि आप गंभीर रूप से घायल हैं और आपके आंतरिक अंग कागज की एक शीट जितने नाजुक हो गए हैं। मुझे डर है कि आप अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगी। यदि आप यहाँ नहीं रहीं तो बिना किसी साधना वाले इस बच्चे लिन एर के लिए इस गांव में जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर लिन एर का चेहरा पीला पड़ गया। माँ, दीदी, क्या माँ को बचाने का कोई तरीका है? माँ ही मेरा एकमात्र परिवार है। मू चियानशी ने कहा, एक तरीका है, लेकिन तुम्हारी माँ अभी मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए भले ही कोई तरीका हो वह काम नहीं करेगा। लिन एर ने कहा, मैं जाकर माँ को मनाता हूँ, दीदी से विनती करता हूँ कि वह न जाएं, कृपया मत जाए। लिन एर जल्दी से कमरे में घुसा। अंदर से हल्की सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। अंदर की महिला ने कहा, अंदर आ जाओ। बहुत बढ़िया। लिन एर खुशी से झूम उठा। मू चियानशी कमरे में दाखिल हुई, जो बहुत ही सादगी से सजाया गया था। एक महिला फीके पड़े हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। महिला 30 साल से कम उम्र की लग रही थी और उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। वह निश्चित रूप से एक सुंदरी थी, लेकिन उसका रंग स्वाभाविक रूप से पीला पड़ चुका था। कियू लिंग ने भी अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उसके नैन नक्श उत्तम और पूर्ण थे। उसने इससे पहले इतनी सुंदर छोटी लड़की कभी नहीं देखी थी। वह उस जर्जर घर में बड़े ही संयम के साथ दाखिल हुई थी और उसका आचरण शांत था। उसकी आंखें स्पष्ट और पवित्र थीं, फिर भी उनमें एक तरह की श्रेष्ठता का भाव था। कियू लिंग ने कहा, लिन एर, अब तुम बाहर जा सकते हो। मुझे इस युवा महिला से अकेले में बात करनी है। लिन एर ने कहा, ठीक है। लिन एर के जाने के बाद कियू लिंग ने सवाल किया, तुमने लिन एर को धोखा दिया ताकि वह मुझे तुम्हें अंदर आने देने के लिए मना सके। असल में तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मू चियानशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मतलब है, जब मैंने कहा कि तुम्हारा शरीर ठीक हो सकता है तो मैं तुमसे झूठ बोल रही थी। मैं अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बच्चा अभी इतना छोटा है, इसलिए मुझे डटे रहना होगा, कियू लिंग ने कहा। मू चियानशी ने कहा, तुम अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन तुम कोई फार्मासिस्ट नहीं हो। मैं हूँ, कियू लिंग ने कहा, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें बचाया जा सकता है। लोगों को बचाने का मेरा तरीका दूसरों से अलग है। कियू लिंग ने कहा, भले ही तुम मुझे बचा सको, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ मूल्यवान नहीं है। लिन एर ने कहा कि तुम इस पर्वत श्रृंखला से परिचित हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने पहले कभी इन दो प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखा है? जब कियू लिंग ने 9 स्पिरिट ट्विन फ्लावर्स आरआर को देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मू चियानशी ने कहा, तुम्हारे चेहरे के भाव बता रहे हैं कि तुमने इसे पहले देखा है। इस क्षण मू चियानशी भी उत्साहित थी। यह एक अंधी बिल्ली के मरे हुए चूहे पर ठोकर खाने छप्पर फाड़ के मिलने जैसा था। वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गई थी जिसने 9 स्पिरिट ट्विन फ्लावर्स देखे थे। कियू लिंग ने पूछा, तुम इसके बारे में जानती हो? हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत कम रसवैद्य हैं जो इसके बारे में जानते हैं। मू चियानशी ने कहा, इसलिए मैडम, आपको मेरे अल्कमी कौशल पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकती हूँ। कियू लिंग ने अंततः अपना मन बना लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जीवित रहना था। वह उस बच्चे को इस दुनिया में अकेले जीने के लिए छोड़ने का दुख बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी। बोलो। मू चियानशी ने उसे शांति से देखा। कियू लिंग ने कहा, अगर तुम मुझे बचा लोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि 9 स्पिरिट ट्विन फ्लावर्स कहाँ स्थित हैं। मू चियानशी ने कहा, कोई समस्या नहीं, मुझे एक दिन का समय दो। मू चियानशी ने कहा, मैंने मूल रूप से केवल दक्षिणी धुंध वन आरआर में अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब मुझे यह अच्छी खबर मिल गई है तो कुछ दिनों की देरी करना ठीक है। ठीक है, लिन एर ने कहा, दीदी, हमारा घर थोड़ा जर्ज है, इसलिए हमें डर है कि आपको इसी में काम चलाना पड़ेगा।
मू चियानशी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी ये केवल दवा रिफाइन करने के लिए है, थोड़ी जगह होना ही काफ़ी है। कियूलिंग का स्वास्थ्य खराब था, लेकिन सौभाग्य से उसके पास बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं, इसलिए उसके क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों की मरम्मत के लिए दवा तैयार करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि ठीक होने और चरम स्थिति में वापस आने में उसे कम से कम 1 वर्ष और लगेगा। एक बार जब मू चियानशी अलकमी में डूब गई तो वह अपने आसपास की दुनिया से बेखबर हो गई और रात जल्दी बीत गई। अगले दिन जब मू चियानशी उस कमरे में दवा रिफाइन कर रही थी, तभी बाहर से कुछ हंगामा होने की आवाज़ आई। कई खूंखार दिखने वाले किशोरों ने लिन एर को घेर लिया और कहा, छोटे लड़के, आज का तुम्हारा बकाया पैसा कहाँ है? सब निकालो। लिन एर ने कहा, वह पैसा माँ की दवा खरीदने के लिए है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारी मना करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे मारो, इस नाकारा को पीट पीट कर मार डालो। बैंग बैंग बैंग। कई किशोरों ने कमजोर लिन एर को तब तक घूंसे और लात मारी जब तक कि वह खड़ा नहीं हो पाया। फिर समूह के नेता ने उसके कान में फुसफुसाया, बच्चे, क्या तुम अच्छा खाना पीना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रताड़ित करना बंद कर दिया जाए? लिन एर ने अपनी मुठियां भींच लीं और चुप रहा। लड़के ने आगे कहा, वास्तव में एक अच्छा अवसर है। यदि तुम ये दवा अपनी माँ के पानी में मिला दो तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कियूलिंग की सुंदरता ने कई लोगों को आकर्षित किया था। हालांकि इस दूरदराज और गरीब जगह पर कोई भी कियूलिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उन्होंने लिन एर पर अपनी नज़रें गड़ाईं, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कियूलिंग के करीब जा सकता था। लोग ऐसी बात कैसे सोच सकते हैं कि लिन एर अपनी ही माँ को जहर दे? लिन एर सौम्य और दयालु था और अतीत में जब वे उसे पीटते थे तो वह शायद ही कभी उनसे द्वेष रखता था, लेकिन इस बार लिन एर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। लिन एर एक बेकाबू भेड़िए की तरह उन पर झपटा, लेकिन वह अकेला इन मजबूत और ताकतवर लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा ये किशोर सभी स्पिरिट मास्टर आरआर थे और उन्होंने लिन एर को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं बचा। बैंग बैंग बैंग। तुम्हारी मना करने की हिम्मत कैसे हुई, बच्चे? तुम में बहुत हिम्मत आ गई है जो तुम वापस लड़ने की जुर्रत कर रहे हो। मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वैसे भी तुम्हारी माँ चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह मरने वाली है और तुम्हें बचाने के लिए घर से बाहर नहीं आ सकती। लिन एर के विरोध ने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया, इसलिए उन्होंने भी उस पर क्रूरता से हमला किया और कुछ ही समय में लिन एर का पूरा शरीर खरोंचों और चोटों से भर गया। पोषण खत्म करने के बाद मू चियानशी को खून की गंध आई, उसका चेहरा काला पड़ गया और वह घर से बाहर निकल आई। लिन एर को घावों से लथपथ देखकर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सब इसे अभी बंद करो। बैंगनी रंग की उस बेहद खूबसूरत महिला को देखकर लोगों का वह समूह स्तब्ध रह गया। वे हंसे और बोले, हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे के परिवार में उस बीमार औरत के अलावा इतनी खूबसूरत महिला भी होगी। ये तो सच में बहुत बढ़िया है। मू चियानशी के होंठ हल्के से मुड़ गए, बहुत बढ़िया। इसमें इतना बढ़िया क्या है? वे हंसे और बोले, मेरी सुंदरी, चुपचाप हमारे साथ चलो, तुम्हें अच्छा खाने पीने को मिलेगा जो निश्चित रूप से इस जर्जर घर में रहने से कहीं बेहतर है। हाँ, तुम जैसी सुंदरी का यहाँ रहना बिल्कुल बर्बादी है। मू चियानशी लिन एर आर के पास गई और बोली, तांग दो कैंडी, दवा लेने के बाद तुम्हें बेहतर महसूस होगा। लिन एर ने पहले कभी कोई आध्यात्मिक गोली नहीं देखी थी और उसने मू चियानशी की बात मान ली जब उसने कहा कि यह एक कैंडी है। उसने गोली ली और खा ली। गोली खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर का दर्द गायब हो गया है। उसने आश्चर्य से कहा, दीदी कमाल की हैं। ये कैंडी बहुत असरदार है। इस बीच पास खड़े अन्य किशोरों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। वे इस बच्चे जितने अज्ञानी नहीं थे, ये कैंडीज नहीं बल्कि कीमती गोलियां थीं। एक अकेली गोली अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होती है, अगर वे अपना सब कुछ बेच भी दे तो शायद इसे खरीद ना पाएं। फिर भी इस महिला ने इसे लापरवाही से एक गरीब लड़के को दे दिया। यह महिला अमीर है, अगर तुम इसे पकड़ लो तो निश्चित रूप से धन और सुंदरता दोनों प्राप्त कर सकते हो। वे हंसे और बोले, सुंदर महिला, चुपचाप हमारे साथ चलो। तुम नहीं चाहोगी कि हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करें? क्या तुम लोग खुद मान जाओगे या मुझे कुछ करना होगा? वे स्तब्ध रह गए। कुछ करना होगा? ये सुंदरी चाहती है कि हम। इससे पहले कि वे हिल भी पाते, कई सुइयां उनकी त्वचा में धंस गईं, जिससे वे पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। गोली खाने के बाद लिन एर की ताकत लौट आई थी। मू चियानशी ने कहा, इन्हें उसी तरह पीटो जैसे इन्होंने तुम्हें पीटा था। इन्हें जमकर पीटो। लिन एर ने कहा, ठीक है। मेरी दीदी कमाल की हैं। उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हैं। बैंग। लिन एर ने एक मुक्का मारा, उसे बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी।
मू चियानशी ने कहा, तो तुम आराम से खेलो, मैं तुम्हारी माँ से मिलने जा रही हूँ। लिन एर ने कहा, ठीक है। मू चियानशी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कियूलिंग ने मू चियानशी की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। बस यूं ही कर दिया, मू चियानशी ने उदासीनता से कहा। लिन एर को पीटा जा रहा है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। मेरी वर्तमान शक्ति इस छोटे से घर तक ही सीमित है। यदि मैं इसे बहुत अधिक मुक्त करती हूँ तो मेरी आंतरिक चोटें और भी बदतर हो जाएंगी और मैं और भी जल्दी मर सकती हूँ। वह उदासीन होकर अपने बेटे को पिटते हुए नहीं देख रही थी, वह बस असहाय थी। क्योंकि अगर वह मर गई तो लिन एर का भविष्य और भी कठिन हो जाएगा। मू चियानशी ने कहा, आप एक स्पिरिट एम्परर आर स्तर की विशेषज्ञ हैं, आप लिन एर को साधना क्यों नहीं करने देती? यदि उसने साधना की होती तो गुंडों के एक समूह द्वारा उसे नहीं पीटा जाता। कियूलिंग ने कहा, नहीं, लिन एर बिल्कुल भी साधना नहीं कर सकता। कियूलिंग बहुत घबराई हुई लग रही थी और मू चियानशी दूसरों के रहस्यों में ताक झांक नहीं करना चाहती थी, लोगों को बचाना ही प्राथमिकता थी। मू चियानशी ने अपनी औषधीय सुई निकाली और कहा, अब से विरोध मत करना, बस मेरी बात सुनो। ठीक है। कई औषधीय सुइयां उसके शरीर में, यहाँ तक कि उसके दिल में भी चुभ गईं। कियूलिंग को लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की उसे मारने वाली है और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मू चियानशी ने उसे पकड़कर रखा। मू चियानशी ने कहा, हालांकि आप एक स्पिरिट एम्पर हैं, लेकिन मुझे आपको मारने के लिए कोई घुमावदार तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस यहाँ आपको जहर देना है और आपका काम तमाम हो जाएगा। और वाकई, कियूलिंग शांत हो गई। जल्द ही उसने महसूस किया कि उसका कमज़ोर दिल मजबूत हो रहा है, मानो कोई शक्ति उसके आंतरिक अंगों की मरम्मत कर रही हो। वह अपने शरीर पर लगी दवाओं को फटी आंखों से देखती रही। वह भी एक रसवैद्या थी जो एक मास्टर रसवैद्य के स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने पहले कभी इस तरह के इलाज के बारे में नहीं सुना था। क्या वह इस छोटे से गांव में एकांतवास में रहने के बाद अज्ञानी और अनजान हो गई थी? दवा खत्म होने के बाद मू चियानशी ने औषधीय सुइयों को दूर रखा और गोलियों की एक बोतल निकालते हुए कहा, अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए हर घंटे एक गोली लें। कियूलिंग ने दवा की बोतल खोली, उसे सूंघा और कहा, 7वें ग्रेड आर की गोली, तुम। ये लड़की केवल 16 या 17 साल की लगती है, लेकिन वह वास्तव में एक उच्च स्तरीय रसवैद्य है। वह भी एक रसवैद्या थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, जिससे उसके लिए दवाओं को सफलतापूर्वक रिफाइन करना असंभव हो गया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बहुत कम थीं। मैं एक फार्मासिस्ट और एक रसवैद्य हूँ। आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, मू चियानशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाथ में गोली पकड़े हुए कियूलिंग को लगा कि उसके शरीर में सुधार हो रहा है। इतनी अजीब लड़की से मिलकर उसे लगा मानो वह कोई सपना देख रही हो। उन गुंडों को पीटने के बाद लिन एर की सांस फूल रही थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा आर और आध्यात्मिक शक्ति के बिना एक बच्चे की ताकत अंततः सीमित होती है। स्नैप! चुटकी बजाते हुए मू चियानशी ने उन्हें मुक्त कर दिया। इन गुंडों ने मू चियानशी को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे इस महिला से पंगा लेने की स्थिति में नहीं थे। भागो! वे तेजी से पीछे हट गए। मू चियानशी ने कहा, हालांकि तुम साधना नहीं करते हो, लेकिन फिर भी अपने शरीर को मजबूत करना जरूरी है। अकेले ही किसी को पीटने से तुम इतने थक रहे हो, ये सच में ठीक नहीं है। मैं शारीरिक रूप से फिट हूं, लेकिन माँ और बेटे का जीवन बहुत कठिन था और नियमित व्यायाम भी बेकार था क्योंकि वे हमेशा भूखे रहते थे। मू चियानशी ने कई दवा के पैकेट निकाले और कहा, ये तुम्हारे आत्मरक्षा में उपयोग करने के लिए हैं। ये किसी को पंगु बना सकता है, ये किसी की सारी ताकत खत्म कर सकता है, और यह खुजली का पाउडर है। लिन एर ने उत्साह से कहा, दीदी कमाल की हैं। वह मेरी अब तक की सबसे कमाल की दूसरी इंसान है जिनसे मैं मिला हूँ। मू चियानशी ने पूछा, तो फिर पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर बेशक माँ हैं। माँ कमाल की हैं, अविश्वसनीय रूप से कमाल की। तुम्हारी माँ बीमार हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ? बीमार होने पर भी माँ बहुत सक्षम थी। वह, खैर, कुछ यादें लिन एर के मन में गहराई से बैठ गई थीं, लेकिन वह कुछ विवरण याद नहीं कर पा रहा था। मू चियानशी ने उसे चिढ़ाना बंद किया और कहा, याद रखना कि इन दवाओं का उपयोग कैसे करना है, फिर भविष्य में तुम्हें उन लड़कों से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। लिन एर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, धन्यवाद, दीदी। जब लिन एर ने अपनी माँ को ये खबर दी तो उसने देखा कि उसकी माँ का रंग बहुत सुधर गया था। लिन एर ने पूछा, माँ, आप ठीक हो गई हैं, आप ठीक हो गई हैं? कियूलिंग ने सिर हिलाया और कहा, पगले बच्चे, तुम्हारी माँ इतने लंबे समय से बीमार थी, वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन अब तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए अधिक समय होगा। मिस मू को अंदर आने दो, कियूलिंग ने कहा। जी, कियूलिंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम जो चाहती हो वह कहाँ है, क्योंकि मैंने इसे वहाँ पहले देखा है।
वह जगह दक्षिणी धुंध वन आर में है जो बेहद खतरनाक है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जाना चाहती हो? मू चियानशी ने कहा, मेरे यहाँ आने का कारण पश्चिमी कियोंगा पर्वतों आर को पार करके दक्षिणी धुंध वन तक जाना है। कियू लिंग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? पश्चिमी आकाश पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी धुंध वन के जंक्शन पर एक मौत की घाटी है। वहाँ के आध्यात्मिक जानवर बेहद खूंखार हैं और वहाँ रास्ता भटकना बहुत आसान है। यदि तुम्हारी किस्मत खराब रही तो तुम जीवन भर वहीं फंसी रहोगी। यदि तुम दक्षिणी धुंध वन जा रही हो तो तुम्हें बिल्कुल भी यह रास्ता नहीं चुनना चाहिए। मू चियानशी ने कहा, मैडम कियू को बहुत कुछ पता लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसी तरफ से आए हों? कियू लिंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग अविश्वसनीय रूप से तेज है, वास्तव में कुछ बहुत ही असाधारण है और तुमने सही अनुमान लगाया है। मू चियानशी ने कहा, यदि आप इतनी गंभीर चोटों से बच सकती हैं तो मैं भी बच सकती हूँ। मैं बस भाग्यशाली थी, लेकिन मुझे 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट आर हासिल करना ही होगा। 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट सबसे शक्तिशाली जहर का भी तोड़ है। तुम्हें ज़रूर किसी की जान बचानी होगी। कियू लिंग ने एक रसवैद्य के रूप में उम्मीद के मुताबिक मू चियानशी के बिना बताए ही उसका उद्देश्य भांप लिया। हाँ, क्या इतना जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत है? 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट खोजने के अलावा मुझे और भी मजबूत बनना है। मुझे 3 महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी है। वह खतरनाक प्रशिक्षण मैदान मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। कियू लिंग ने कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम एक पागल भी हो। भले ही कोई प्रशिक्षण यात्रा पर जाना चाहे, वे ऐसा चरम मार्ग नहीं चुनेंगे, केवल एक पागल ही ऐसा कर सकता है। मुझे 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट का स्थान बताओ। क्या तुम्हारे पास कागज़ और कलम है? कियू लिंग ने पूछा। बेशक, मू चियानशी ने कागज़ और कलम निकाल लिया। कियू लिंग ने नक्शा बनाया और क्योंकि मू चियानशी कुछ इतना पागलपन भरा करने जा रही थी, इसलिए उसने नक्शे को अधिक विस्तार से चिन्हित किया। 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट दक्षिणी धुंध वन आर के केंद्र में स्थित है। कियू लिंग ने पूछा, क्या मिस मू तंत्र और जाल से परिचित हैं? क्या जंगल में जाल हैं? 9 स्पिरिट ट्विन फ्रूट दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीले आर का पवित्र फल है। ये दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीले का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ तंत्र और संरचनाएं आर होंगी। मू चियानशी स्तब्ध रह गई। दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीला? मैंने हिम महाद्वीप में ऐसी किसी ताकत के बारे में कभी नहीं सुना। क्या उनका दक्षिणी धुंध वन में ऐसी ताकत स्थापित करना ठीक है? दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीले का आध्यात्मिक जानवरों आर के साथ बहुत अच्छा संबंध है। दक्षिणी धुंध वन में भी वे आध्यात्मिक जानवर उन पर हमला नहीं करेंगे। पूरे हिम महाद्वीप में बहुत कम लोग दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीले के बारे में जानते हैं क्योंकि वे हमेशा एकांत में रहे हैं और अब वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। लेकिन आप इतना कुछ जानती हैं। कियू लिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बिना बताए भी तुमने शायद इसका अनुमान लगा लिया होगा, मैं दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीले की आखिरी सदस्य हूँ। क्या लिन एर नहीं है? कियू लिंग ने कहा, लिन एर बिल्कुल नहीं है। जब मैं भाग रही थी तब वह मुझे मिला था। मू चियानशी ने कहा, मैं तुम्हारा रहस्य बिल्कुल भी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताऊंगी ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। मैंने तुम्हें नक्शा दे दिया है, तुम अब जा सकती हो। मू चियानशी ने कहा, एक डॉक्टर के रूप में अभी जाना मेरी पेशेवर नैतिकता के खिलाफ होगा। मुझे कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम बिस्तर से उठने में सक्षम न हो जाओ। कियू लिंग हैरान रह गई। क्या तुम्हें किसी ज़रूरी काम से नहीं जाना था? एक बार में एक काम, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 दिन काफ़ी होंगे। कियू लिंग ने मू चियानशी की दवा की शक्ति को भी देखा। केवल 3 दिनों में इसने उसके शरीर को लगभग पूरी तरह से ठीक कर दिया था। यदि वह उससे तब मिली होती जब उसकी चोट इतनी गहरी नहीं थी, तो वह निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाती। हालांकि क्योंकि यह इतने लंबे समय से चल रहा है, उसे अब धीरे धीरे ठीक होना पड़ेगा। मू चियानशी ने कहा, मैंने 6 महीने की गोलियां और दवाएं तैयार कर दी हैं। उन्हें समय पर लेना याद रखना और तुम 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। उन गोलियों को देखकर कियू लिंग स्तब्ध रह गई। एक रसवैद्य होने के बावजूद वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई रातों रात सैकड़ों गोलियों को रिफाइन कर सकता है। उसे यकीन हो गया था कि उसके सामने वाली लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दैत्य साधना के मामले में राक्षसी प्रतिभा वाली थी। कियू लिंग ने मू चियानशी के हाथ में एक जेड पेंडेंट रखा और कहा, यदि तुम्हें वास्तव में दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीले का क्षेत्र मिल जाए तो तुम दक्षिणी धुंध ईश्वरीय टॉवर आर में जा सकती हो। यदि तुम भाग्यशाली रही और तुम्हें वहां कोई अवसर प्राप्त हुआ तो तुम वास्तव में 3 महीने के भीतर और अधिक मजबूत बन सकती हो। यह एक हल्के नीले रंग का जेड पेंडेंट था जिस पर लिंग स्पिरिट आर अक्षर खुदा हुआ था। मू चियानशी ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए मुझे ऐसी कोई चीज़ देना उचित है? कियू लिंग ने कहा, दक्षिणी धुंध स्पिरिट कबीले का सफाया हो चुका है और उनके कबीले के सभी नियम अब बाध्यकारी नहीं हैं। जहां तक ईश्वरीय टॉवर की बात है, इसे लंबे समय से छोड़ दिया गया है।
यदि तुम वहां कोई अवसर प्राप्त करने में सक्षम होती हो तो ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। वैसे भी अग्रिम धन्यवाद। जैसे ही मू चियांशी कियू लिंग को अलविदा कहने वाली थी, अचानक एम्परर स्तर का एक आभामंडल आर पास आया। कियू लिंग के चेहरे के भाव बदल गए। क्या यहाँ छिपे होने के दौरान किसी ने उसे ढूंढ लिया था? मू चियांशी ने कहा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। आने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसका चेहरा तैलीय और शरीर मोटा था। जब बैंगनी रंग की आकृति उसके सामने आई तो उसकी आंखों में एक चमक कौंध गई। वे लोग आखिर शेखी नहीं बघार रहे थे, यहाँ वास्तव में एक बेहद आश्चर्यजनक सुंदरी है। लिन एर दौड़ता हुआ आया और बोला, मोटे सुअर, मू दीदी आर को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोटा सुअर हंसा, ये बच्चा सच में बहुत साहसी है। इसकी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने लिन एर को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मू चियांशी ने भी हस्तक्षेप किया। फ्लेम ड्रैगन संहार आर प्रतिद्वंद्वी प्रथम स्तर का स्पिरिट एम्परर था, इसलिए मू चियांशी स्वाभाविक रूप से अपने हमले के साथ सौम्य नहीं हो सकती थी। गहरे लाल रंग की लपटें निकलीं और चारों ओर फैल गईं। हालांकि यह मोटा सुअर भारी था, लेकिन वह कमजोर नहीं था। वह मू चियांशी के हमले से कुछ हद तक हैरान था, लेकिन फिर भी उसने फुर्ती से खुद को बचा लिया। प्रथम स्तर की स्पिरिट किंग आर विशेष तलवार तकनीक। तथाकथित विशेष तलवार तकनीक वे हैं जो आपको उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ने की अनुमति देती हैं। मू चियांशी की तलवार का प्रहार व्यवहारिक रूप से स्पिरिट एम्परर स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए बेजोड़ था, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मोटे सुअर ने कहा, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुंदरी इतनी प्रतिभाशाली होगी, लेकिन इस छोटी सी जगह में एक प्रतिभाशाली को भी मेरी बात सुननी पड़ती है। इस बार मोटे सुअर ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और गंभीरता से मू चियांशी पर हमला किया। मू चियांशी अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाते हुए तेजी से आगे बढ़ी और एक शक्तिशाली हमला किया। अर्थ प्रोफाउंड सील आर बूम। इस बार अर्थ प्रोफाउंड सील अपने लक्ष्य पर लगी। हालांकि मोटे सुअर ने अपनी रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, इसलिए उसे केवल मामूली चोटें आईं। मोटे सुअर ने मू चियांशी को ध्यान से देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी आस्तीन में इतने सारे हथकंडे छिपे होंगे, छोटी सुंदरी, लेकिन बस इतना ही। तभी एक और धीमी आवाज आई, बस तुम इतने ही हो। 3 दिन बाद कियू लिंग फिर से चलने में सक्षम हो गई थी। उसने अत्यधिक सदमे के साथ मू चियांशी को देखा। इस छोटी लड़की की ताकत भयानक थी। केवल 16 या 17 साल की उम्र में उसके पास प्रथम स्तर के स्पिरिट किंग की ताकत थी और उसके पास ऐसी युद्ध शक्ति थी जो एम्परर स्तर से नीचे बेजोड़ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपने कौशल को निखारने के लिए ऐसा खतरनाक रास्ता चुनने की हिम्मत की। पता चलता है कि वह काफी सक्षम थी। तथाकथित प्रतिभाशाली लोग आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, कभी कभी आवश्यक प्रयास साधारण लोगों की पहुंच से परे होता है। मू चियांशी के इलाज के लिए धन्यवाद। कियू लिंग के रंग में काफी सुधार हुआ था, जिससे उसकी उपस्थिति असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। मोटे सुअर ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक और सुंदरी होगी। आज इस घटिया जगह पर आना सच में एक खुशनसीबी है। मू चियांशी अपने बेलगाम और दिखावटी व्यक्तित्व और अद्वितीय सुंदरता के साथ बहुत आकर्षक है, जबकि कियू लिंग अपने सौम्य और परिपक्व आचरण के साथ वह भी मनमोहक है। कियू लिंग ने कहा, मिस मू, इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। हालांकि अजय या छोटी लाल आर को बाहर निकालने से इस मोटे सुअर की समस्या आसानी से हल हो जाती, लेकिन कियू लिंग के लिए अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को थोड़ा खोलना वार्म अप करना भी अच्छा होगा। वह इतने लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण बेचैनी महसूस कर रही थी। गंभीर रूप से घायल होने से पहले कियू लिंग निश्चित रूप से एक शीर्ष राज्यस्तरीय आर विशेषज्ञ रही होगी। वह कुछ ही समय के लिए ठीक हुई थी कि उसके भयानक आभामंडल ने उस मोटे सुअर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसे ठंडा पसीना आ गया और वह बोला, माय लॉर्ड, मेरी जान बख्श दें। मैं अंधा था जो मैंने आपका अपमान किया। यह मेरी गलती थी। पफ्ट, खून की एक उल्टी निकली और मोटे सुअर का चेहरा पीला पड़ गया। मू चियांशी ने पूछा, क्या हमें इस आदमी को जिंदा रखना चाहिए या मार देना चाहिए? इसे जिंदा रखो, कियू लिंग ने कहा। हालांकि उसे जिंदा रखने पर निश्चिंत न महसूस करते हुए कियू लिंग ने एक गहरी काली गोली निकाली और कहा, यह जहर खाओ। मोटा सुअर जानता था कि यह जहर निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अब उसके पास इसे खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मू चियांशी ने कहा, यह जहर थोड़ा ज्यादा ही कमजोर है। मेरा इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। उसने एक रंगहीन और गंधहीन गोली निकाली और मोटे सुअर को लगा जैसे उसे खून की उल्टी होने वाली है। ये दोनों खूबसूरत महिलाएं अविश्वसनीय रूप से क्रूर थीं। दवा और जहर आपस में जुड़े हुए हैं। मू चियांशी के असाधारण चिकित्सा कौशल को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह जहर का उपयोग करने में भी माहिर है। कियू लिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी। मू चियांशी ने कहा, इसे खाओ। तुम शायद नहीं चाहते कि मैं इसे तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊं, है ना?
मोटे सुअर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, खाऊंगा, मैं खाऊंगा। उसने आखिरकार जहर निगल लिया। मू चियांशी ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे शरीर की हर हड्डी धीरे धीरे सड़ जाए और तुम तड़प तड़प कर मर जाओ, तो तुम अब से लिन ए आर के अनुयायी बनोगे। मोटे सुअर ने कुपोषित लड़के को देखा, जो पीला और बीमार लग रहा था। वह एक राज्य-स्तरीय विशेषज्ञ था जो पर्पल मून किंगडम आर में हवा और बारिश को नियंत्रित कर सकता था, फिर भी उसे एक छोटे बच्चे का अनुयायी बनना पड़ा। मू चियांशी ने एक भौं उठाए और कहा, क्या बात है? तुम तैयार नहीं हो? तो मैं अभी तुम्हें जहर का असर दिखाती हूँ। मोटा सुअर जल्दी से लुढ़क कर लिन एर के पास गया और हड़बड़ाहट में बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ युवा मास्टर आर, मैं अब से पूरे दिल से आपकी सेवा करूँगा। उस अहंकारी व्यक्ति को इतना आज्ञाकारी बनते देख लिन एर ने उत्साह से कहा, माँ मू दीदी आर, आप दोनों कमाल की हैं। कियूलिंग के पास लिन एर को यहाँ एकांत में लाने के अपने कारण थे और मू चियांशी ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जाने से पहले उसने कियूलिंग से कहा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मू परिवार से मदद मांग सकती हैं। चूंकि हम एक दूसरे को जान चुके हैं, कृपया मना मत कीजिएगा। कियूलिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, वास्तव में मेरा कोई और अनुरोध नहीं है। मैं बस लिन एर को सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा होते देखना चाहती हूँ, कियूलिंग ने कोमलता से कहा। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। मू चियांशी ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। लिन एर ने कहा, मू दीदी, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, उन परेशानी वाले मामलों से निपटने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ी दावत दूंगी, मू चियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। मू चियांशी की आकृति पश्चिमी कियोंग पर्वतों आर में गायब हो गई। अचानक मोटे सुअर ने कहा, मैडम, क्या आपने अभी कहा कि उस लड़की का उपनाम मू है? मू दीदी का उपनाम स्वाभाविक रूप से मू ही है, लिन एर ने कहा। तो वह मू परिवार की मुखिया मू चियांशी तो नहीं हो सकती, है ना? हे भगवान, मैं कितना अंधा था जो मैंने ऐसी मनहूसियत को नाराज कर दिया। इस क्षण मोटे सुअर का मन फूट फूट कर रोने का कर रहा था। कुलप्रमुख मू कियूलिंग हैरान रह गई। शाओशी अभी बहुत छोटी है। मोटे सुअर ने कहा, मैडम, आप यह नहीं जानती, लेकिन मू परिवार की मुखिया निश्चित रूप से पूरे हिम महाद्वीप में सबसे कम उम्र की परिवार की मुखिया हैं। वह 13 साल की उम्र में परिवार की मुखिया बन गईं और 16 साल की उम्र में वयस्क होने के बाद आधिकारिक तौर पर मू परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कुछ ही समय पहले उन्होंने पर्पल मून किंगडम को किंगडम पर कब्जा करने में भी मदद की थी। अब अन्य 2 प्रमुख देशों और सभी हाफ स्टार संप्रदायों को मू परिवार की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। चूंकि मू परिवार न केवल अपार संपत्ति को नियंत्रित करता है, बल्कि पश्चिमी हिम महाद्वीप आर में औषधीय गोलियों की आपूर्ति पर भी लगभग एकाधिकार रखता है। फिर मोटा सुअर मू परिवार की मुखिया के कारनामों के बारे में बोलता ही रहा और लिन एर यह सब सुनकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। मू दीदी बहुत कमाल की हैं। कियूलिंग ने पश्चिमी आकाश वन आर की गहराइयों की ओर देखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि शाओशी केवल साधना में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी और उसके पास असाधारण चिकित्सा कौशल था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने जो देखा वह हिमखंड का केवल एक सिरा था। स्वर्ग में उड़ने वाले एक फीनिक्स की तरह पश्चिमी कियोंग पर्वत और दक्षिणी धुंध पर्वत आर उसके लिए कोई चुनौती पेश करने की संभावना नहीं रखते हैं। उम्मीद है वह ईश्वरीय टॉवर आर में प्रवेश कर सकेगी और इसके परीक्षणों को पास कर लेगी। बूम, ये कहना होगा कि यहाँ से पश्चिमी कियोंग पर्वतों में प्रवेश करना वास्तव में शू शहर से प्रवेश करने जितना सुरक्षित नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक जानवर आर झुंड में दिखाई देते हैं और लगातार लड़ाइयों की एक श्रृंखला किसी को भी थका देगी। यदि उसके पास पर्याप्त गोलियां नहीं होती तो वह शायद पश्चिमी कियोंग पर्वतों की गहराई में जाने से पहले ही थकावट से मर जाती। फ्लेम ड्रैगन संहार आर गहरे लाल रंग की लपटें आगे भेड़ियों के झुंड की ओर बढ़ीं और उनके बीच से एक रास्ता बना दिया। बैंगनी रंग की आकृतियां तेजी से गुजरी, वह उनके साथ और अधिक उलझना नहीं चाहती थी, बेहतर था कि जल्दी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। पश्चिमी कियोंग पर्वतों के अंदर मू चियांशी ने कियूलिंग द्वारा दिए गए नक्शे का अनुसरण किया और दक्षिण की ओर बढ़ गई। जब तक कोई पवित्र जानवर आर प्रकट नहीं होता, मू चियांशी शाओ होंग और वू दी को मदद के लिए बाहर नहीं आने देगी। रास्ते में उसके कपड़े फट चुके थे। वह कई दिनों से यात्रा कर रही थी और उसे एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया था। ये खतरनाक जगह वास्तव में सुनसान थी। इस बार मू चियांशी मुश्किल में थी। इस समय एक दूसरे स्तर का पवित्र जानवर आर शिकारी की नज़रों से मू चियांशी को देख रहा था। उसने उपहास करते हुए कहा, प्रथम स्तर की स्पिरिट किंग, आजकल के इंसान सच में मौत से कम और कम डरने लगे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अच्छा भोजन कर सकता हूँ। जैसे ही दूसरे स्तर का पवित्र जानवर मू चियांशी पर हमला करने वाला था, मू चियांशी ने कदमों की तेज आवाज सुनी और एक सफ़ेद आकृति बाहर दौड़कर आए। एक तलवार की छाया गिरी और उसने पवित्र जानवर पर प्रहार किया।
नया आने वाला व्यक्ति एक युवक था जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था। उसके नैन नक्श तीखे थे, वह दिखने में सुंदर था और उसकी ताकत काफ़ी अच्छी थी। वह तीसरे स्तर के स्पिरिट एम्परर आरआरआर की शक्ति रखता था। दूसरे स्तर के पवित्र जानवर ने तीसरे स्तर के स्पिरिट एम्परर के सामने हार नहीं मानी। हालांकि उसके पीछे आने वाले 9वें स्तर के चरम स्पिरिट एम्परर आरआरआर के दमनकारी आभामंडल ने उसे सिहरन महसूस कराई और वह जल्दी से भाग गया। युवक ने मुँह चियांशी की ओर देखा और पूछा, मिस, क्या आप ठीक हैं? करीब से देखने पर उसने पाया कि उसके सामने खड़ी महिला असाधारण रूप से सुंदर थी। उसके नैन नक्श नाजुक थे और उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, जिसमें कोई दाग नहीं था। मू चियांशी को इस खतरनाक पश्चिमी क्योंगा पर्वतों के दक्षिणी छोर पर किसी से मिलना काफ़ी अजीब लगा, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी ताकत इतनी अधिक हो। तभी एक कोमल, नाजुक आवाज़ आई, ब्रदर यूनर, मेरा इंतज़ार करें। यिन, धीरे चलो, सावधान रहो। मू चियांशी ने पाया कि इस व्यक्ति और छाया में मौजूद चरम 9वें स्तर के स्पिरिट एम्परर विशेषज्ञ के अलावा 2 और लोग आ गए थे। लगभग 20 साल के 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, दौड़कर आए। वे इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार थे कि वे अपने पंख फैलाए मोर की तरह लग रहे थे, जिससे मू चियांशी को लगा जैसे वह किसी चिड़ियाघर में आ गई हो। हालांकि शायद आनुवंशिकी के कारण वे दोनों काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। नान यिन आखिरकार पहुंच गई और उसने यूनहुआ के बगल में बैंगनी रंग की एक महिला को खड़े देखा। उसने जल्दी से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मू चियांशी ने कहा, क्या पश्चिमी क्योंगा पर्वत तुम्हारे हैं? मैं यहाँ हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कितना उबाऊ है। मू चियांशी का पूरा ध्यान कियूलिंग द्वारा बताए गए दक्षिणी धुंधदेव कबीले आर के क्षेत्र में 9 स्पिरिट ट्विन लॉर्ड्स आर खोजने पर था, और वह लोगों के इस समूह के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मुड़ी और चल दी। नान यिंग गुस्से से पागल थी। कमबख्त छोटी बच्ची, तुम्हारी इस राजकुमारी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी? नान चाओ ने कहा, शाही बहन आरआर, ये प्रशिक्षण का समय है। अपनी पहचान उजागर न करें। तो पता चला कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मू चियांशी ने फिर भी कोई परवाह नहीं की। मू चियांशी को जाते देख यूनहुआ उसके पीछे भागा और बोला, मिस, पश्चिमी क्योंगा पर्वत बहुत खतरनाक हैं। तुम्हारा अकेले जाना सच में सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें वापस भेजने के लिए किसी को साथ कर देता हूँ। उसने पहले ही जांच कर ली थी और परछाइयों में उसकी रक्षा करने वाला कोई अंगरक्षक नहीं था। इतनी छोटी लड़की का पश्चिमी क्योंगा पर्वतों के दक्षिणी भाग में प्रवेश करना सीधे तौर पर आत्महत्या करने जैसा था। यूनहुआ सुंदर, परिपक्व और बहुत विचारशील है। नान यिन व्यावहारिक रूप से ईर्ष्या की आग में जल रही है, लेकिन मू चियांशी अपने इस सौभाग्य से बेखबर रहती है। उसने जवाब दिया, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? यूनहुआ ने लाचारी से कहा, यह सच में एक शरारती छोटी बच्ची है। अगर यह अभी मुझसे नहीं टकराती तो परिणाम अकल्पनीय होते। यूनहुआ शायद उसके चाचा से भी बड़ा था और उसके बात करने का तरीका ऐसा था जैसे कोई बड़ा किसी छोटे पर प्यार लुटा रहा हो। हालांकि मू चियांशी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी नज़रें पवित्र नहीं थीं। मू चियांशी ने कहा, मैं अभी वापस नहीं जा सकती। मुझे मौत की घाटी जाना है। नान यिन हंसी, हा, तुम्हें लगता है कि तुम मौत की घाटी जा सकती हो? ब्रदर यून, बेहतर होगा कि तुम उसे अकेले ही मरने के लिए जाने दो। कितनी जिद्दी छोटी लड़की है। मुझे आश्चर्य है कि तुम मौत की घाटी में क्या करने जा रही हो। मेरे चाचा बीमार हैं और उन्हें एक प्रकार के अमृत, 100 स्पिरिट फ्रूट आरआरआर की आवश्यकता है। मू चियांशी ने मौत की घाटी में पाए जाने वाले एक अमृत का यूं ही जिक्र कर दिया। यूनहुआ ने कहा, हमें भी यिनेन के लिए सुंदरता बढ़ाने वाला फल खोजना है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। इस तरह बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। नान यिंग गुस्से में आ गई और चिल्लाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजकुमारी इस औरत के साथ यात्रा नहीं करना चाहती। वह भी नहीं चाहती थी कि यह औरत यूनहुआ के करीब आए। अवांछित दयालुता या तो कोई चाल होती है या फिर चोरी। शाओ हॉन ने अनुबंध स्थान आर में बड़बड़ाया। ये काफ़ी उल्लेखनीय है कि स्पिरिट एम्परर आर क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर मौजूद एक बूढ़ा व्यक्ति गुप्त रूप से हमारी रक्षा कर रहा है। उनके द्वारा हमारे मास्टर की रक्षा किए जाने पर हम बहुत सुरक्षित हैं। वू दी ने भी कहा, मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनुक नाम वाला यह आदमी एक युवा लड़की का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि वह केवल 30 के दशक का प्रतीत होता है, लेकिन 30 वर्ष की आयु के आसपास बहुत कम लोग ही तीसरे स्तर के स्पिरिट एम्परर के स्तर तक पहुंच सकते हैं, सिवाय मास्टर और मू वुशुंग जैसे विलक्षण प्रतिभाओं के। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि इस आदमी ने 30 वर्ष की आयु के आसपास एम्परर स्तर को पार कर लिया था, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो गई। अब वह कम से कम 40 का तो होगा ही, अगर 50 का नहीं। यूनहुआ ने कहा, छोटी लड़की, अब तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो किसी को तुम्हें वापस भेजने दूं या फिर तुम हमारे साथ चलो।
वह सौम्य और विचारशील लग रहा था, लेकिन वह दबंग भी था और उसने चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस तरह का व्यवहार वास्तव में उसके लिए बहुत परिचित था, और उसका उपनाम भी यून था। मू चियानशी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने लाचारी से कहा, चून कि तुमने ऐसा कह दिया है, तो क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? तो तुम क्या चुनती हो? मैं चाहूंगा कि तुम पहला विकल्प चुनो, यून हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। मू चियानशी ने कहा, मुझे तुम्हें निराश करने के लिए खेद है, मैं दूसरा विकल्प चुन रही हूँ। चूंकि तुमने दूसरा विकल्प चुना है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। यून हुआ मू चियानशी के प्रति इतना सौम्य था कि नान यिन की आंखें गुस्से से लगभग लाल हो गईं। उसने कहा, ब्रदर यून, आप उसके साथ इतने अच्छे क्यों हैं? इस लड़की की पृष्ठभूमि अज्ञात है। ये निश्चित रूप से जानबूझकर आपके करीब आने की कोशिश कर रही है। यून हुआ ने कहा, यिन, अपने संबोधन के तरीके पर ध्यान दो। नान चाओ ने कहा, अंकल यून हुआ, हमें इस बार जरूरी काम निपटाने हैं। इस छोटी लड़की को साथ लाना उचित नहीं है। ब्रदर यून, मैं आपको संबोधित करने का तरीका नहीं बदलना चाहती। नान यिन ने विरोध किया। नान चाओ ने कहा, यिन, बेवकूफ़ी बंद करो। अंकल यून हुआ सम्राट पिता के अच्छे भाई हैं। एक देश की राजकुमारी के रूप में तुम शिष्टाचार नहीं भूल सकती। मैं बस ऐसा नहीं करूंगी। उन्हें इस तरह का नाटक करते देख मू चियानशी को वास्तव में ये काफ़ी उबाऊ लगा। यून हुआ ने पूछा, छोटी लड़की, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मू चियानशी ने कहा, मेरा नाम चियानशी है। एक अच्छा नाम है। एक मास्टर। यून हुआ के उनके साथ होने से उनकी यात्रा बहुत आसान हो गई। यून हुआ को पवित्र जानवर आर से निपटते देख नान यिन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई और बोली, ब्रदर यून कमाल के हैं। मू चियानशी के होंठ फड़के। इस छोटी राजकुमारी को अपने अंकल के प्रति जुनूनी होने की गंभीर बीमारी है। यून हुआ दिखने में सुंदर, सक्षम, सुरुचिपूर्ण और सौम्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी राजकुमारी उस पर पूरी तरह से फिदा है। हालांकि यून हुआ के आश्चर्य के लिए, चाहे उसने चियानशी का पक्ष जीतने की कितनी भी कोशिश की, वह उसके प्रति उदासीन रही, भले ही वह आमतौर पर युवा लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। मू चियानशी जितनी ठंडी होती गई, यून हुआ की उसे जीतने की इच्छा उतनी ही मजबूत होती गई और वह मू चियानशी के प्रति उतना ही अधिक सौम्य होता गया। मू चियानशी उसके कारण लगभग पागल हो चुकी थी। उसके चाचा अद्वितीय सुंदरता वाले एक सौम्य और संस्कारी व्यक्ति थे, जबकि यह अंकल उसके चाचा से बहुत कमतर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई परवाह नहीं थी। नान यिन ने कहा, तुम मनहूस, तुमने हमसे पूरे रास्ते अपनी रक्षा करवाई है, हमारा खाना खाया है और हमारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन तुमने एक भी काम नहीं किया है। वह पूरे रास्ते उनके पीछे पीछे आई थी और हालांकि यून हुआ की पहचान अस्पष्ट थी, लेकिन वह इस छोटी राजकुमारी की पहचान पहले से ही जानती थी। नान यिन, नानतेंग राज्य की नंबर 1 प्रतिभाशाली लड़की और नानतेंग सम्राट की सबसे प्रिय छोटी राजकुमारी भी। नान चाओ भी एक चहेता राजकुमार था और दोनों एक ही माँ से पैदा हुए थे। मू चियानशी को यह अजीब लगा कि शाही परिवार के ये दो लाड़ प्यार में पले बड़े सदस्य वास्तव में पश्चिमी आकाश पर्वत श्रृंखला के खतरनाक दक्षिणी छोर में प्रवेश करेंगे और मौत की घाटी की ओर बढ़ेंगे। भले ही आप आध्यात्मिक फल आर प्राप्त करना चाहते हो, तो आप बस किसी को भेज सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आने की क्या ज़रूरत है? नान यिन की शिकायतों का सामना करते हुए मू चियानशी अवाक रह गई। क्या उन्हें सच में लगता था कि वह उनके साथ यात्रा करना चाहती थी? एक तरफ मुझे एक पाखंडी को खुश करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ इस ईर्ष्यालु राजकुमारी की खरगोश जैसी आंखों से घूरने का सामना करना पड़ रहा है। यह मुझे पागल कर रहा है। आओ, यून हुआ और संरक्षक आर बूढ़े ने तीसरे स्तर के पवित्र जानवर का मुकाबला किया। यून हुआ ने कहा, लड़की, ये पवित्र जानवर काफ़ी ताकतवर है। क्या तुम इसके साथ अनुबंध हार करना चाहती हो? नान यिन की आंखें फटी रह गईं और वह चिल्लाए, ब्रदर यून, आपका मतलब इस मनहूस को पवित्र जानवर को वश में करने में मदद करना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यिन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यून हुआ न केवल साधना में अत्यधिक कुशल है, बल्कि एक मास्टर बीस्ट टैमर भी है, जो उसे एक आदर्श पुरुष का प्रतीक बनाता है। हालांकि वह थोड़ा बड़ा है, फिर भी वह उसे बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। उन्होंने सोचा था कि पश्चिमी कियोंग पर्वतों में प्रवेश करना उनके रिश्ते को विकसित करने का एक अच्छा अवसर होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कहीं से एक घृणित बच्ची आ गई और नान यिन ने गुस्से में लगभग अपने दांत पीस लिए। इस बार यून हुआ ने मू चियानशी को खुश करने के लिए बहुत प्रयास किए। तीसरे स्तर के पवित्र जानवर को वश में करना मानसिक ऊर्जा के लिए अत्यंत थका देने वाला होता है, विशेषकर असुरक्षित पश्चिमी कियोंग पर्वतों में। केवल इसी तरह से यह छोटी लड़की प्रभावित हो सकती है और उसका दिल पिघल सकता है।